हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे और आपको मालूम है कि नई श्रृंखला कल से शुरू हो चुकी है। कल इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। आज सब बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि आज पहला अध्याय पढ़ाया जाए। तो विपिन चंद्रा की जो पुस्तक है भारत का संघर्ष, जो कि हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है, इस किताब में जो 40 अध्याय थे उनकी इंपॉर्टेंस क्या थी इसके बारे में हमने कल समझा था। और आज उन्हीं में से जो पहला अध्याय है, अध्याय नंबर 1, 1857 का विद्रोह, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए, बहुत पहले मानी कल ही मैंने आपको बताया है कि डिफरेंस यानी अंतर आपको समझना है। विपिन चंद्रा जी की एक किताब है आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास आधुनिक भारत का इतिहास, एक किताब ये है। और ये जो किताब है आधुनिक भारत का इतिहास, इसमें शुरुआत 1707 से लेकर के आप मतलब 1707 से लेकर के पूरा जो आज़ादी तक का जो सिलसिला है वो इसमें बताया गया है। लेकिन जो ये वाली किताब है जिसका नाम है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये 1707 से ना शुरू होकर के ये 1857 से शुरू होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है क्योंकि स्वतंत्रता संघर्ष बेसिकली यहीं से शुरू हुआ। और वहां पे तो आधुनिक भारत में कैसे यूरोपीय आए, कैसे मुगलों का पतन हुआ, कैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, कैसे जनजातीय विद्रोह शुरुआत में होने शुरू हुए, कैसे अलग अलग तरीके के विद्रोहों के बाद एक सामूहिक विद्रोह हुआ, यहाँ बहुत बाद में आता है वो चैप्टर। तो हमको ये ध्यान रखना है कि भाई हम ये चीज अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी देर के। हम इस अध्याय को, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम जानने का प्रयास करेंगे कि भारत का स्वतंत्रता संघर्ष जो है उसमें जो पहला अध्याय है 1857 का विद्रोह, वो क्या है, क्यों है और उसके परिणाम क्या हुए। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एक एक करके। देखिए, जब हम 1857 के विद्रोह की बात करते हैं तो सबको मालूम है कि ये विद्रोह 1857 में शुरू हुआ। और बेसिकली इसकी जो एग्जैक्ट डेट आप लोग याद रखते हो वो कौन सी रखते हो? 10 मई, 10 मई सन 1857। और आप जगह याद रखते हैं इसके लिए, मेरठ। इसके लिए जो जगह आप याद रखते हैं वो जगह कौन सी है? मेरठ। तो मेरठ से ये विद्रोह किस प्रकार से शुरू हो रहा है, उसके पीछे कुछ अफवाहें काम कर रही हैं, कुछ ऐसी बातें जो भारतीय सैनिकों को प्रिय नहीं है। तो अफवाहें हैं इसके पीछे कुछ, और वो अफवाहें जो हैं उनमें सबसे बलवती अफवाह जो है वो ये है कि जो चर्बी लगे कारतूस हैं उनको देने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब आप जब यहाँ पे देखेंगे कि मेरठ के सिपाहियों का एक दस्ता दिल्ली पहुंचता है, तो दिल्ली क्यों पहुंचता है? ये घटना आपकी 10 मई 1857 के तत्काल अगले दिन यानी 11 मई सन 1857 की है। ठीक है, और ये 11 मई सन 1857 को तगड़े ही भोर में ही, कहते हैं कि दिल्ली उस समय सोई हुई है लेकिन सिपाही जो हैं वो यमुना नदी पार करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। और उनकी कदम ताल से दिल्ली जागी उस दिन। ठीक है, उनके कदम ताल से उस दिन जो है दिल्ली जागी। तो हमको ये समझ में आता है कि भाई ये तो ऐसा हुआ, लेकिन इसके पीछे कारण क्या रहा होगा, इसके पीछे प्रमुख कारण क्या था? उसके पीछे प्रमुख कारण ये था कि मेरठ के कुछ सिपाही थे जिन्होंने अंग्रेजी हथियार उठाने से इनकार कर दिया था, और उसके पीछे वजह यही दी थी कि इसमें चर्बी लगे कारतूस हैं, ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। जब इस तरीके का विद्रोह किया गया तो तमाम सारे बागी विद्रोही जो सैनिक हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर मुकदमे चलाए गए, रेजिमेंट भंग कर दी गई और उन्हें जेल डाल दिया गया। तो जब जेल डाल दिया गया तो एग्जैक्टली यहीं से विद्रोह भड़का। 9 मई को डिसीजन आया, 9 मई की रात को सब लोग जेल में थे, प्लानिंग हुआ और फिर जेल तोड़ करके सभी सिपाही मुक्त कराए गए। और 10 मई को ये घटना घटित हुई। 10 मई को घटना घटित होने के पश्चात ये यहां से दिल्ली की ओर चल पड़े। तो ये जो शुरुआत है वो इसी तरीके से है। ये दस्ता जो है यहां से भड़क करके मेरठ से दिल्ली की ओर चला। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न कि आखिर दिल्ली की ओर क्यों? क्यों दिल्ली की ओर ये दस्ता चल रहा है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जो लोग ये जा रहे हैं ये कौन है? ये है सिपाही। ये कौन है? सिपाही। और सिपाही जो है हमेशा, ठीक है, सेना है, सिपाही है, वो अपने लीडर की तलाश करती है। वो अपने लीडर की तलाश करती है। वो चाहती है कि उसका कोई नेतृत्व करता हो। तो
अभी तक क्या था कि 1857 के समय तक भी अगर हम देखें तो मुगल बादशाहत मतलब लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन मुगल बादशाह थे, बादशाहत उनकी छिन चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, लेकिन वो नाम मात्र से गद्दी पर बैठे हुए थे। तो अब वो चाहते थे कि एक जो लंबे समय तक शासन करता रहा है उत्तर भारत में, उसका नेतृत्व प्रदान उसको उसका नेतृत्व जो है वो रखा जाए और उसके नेतृत्व में हम जो है ये अंग्रेजों को यहां से निकालें। तो ये नेतृत्व प्राप्त करने के लिए, लीडरशिप प्राप्त करने के लिए लोग दिल्ली चलते हैं और उनको ये लगता है कि हमें जो है बहादुर शाह जफर एज अ नेतृत्वकर्ता जो है हमको मिल जाएंगे। तो यही सोच करके वो लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। लिखा है मेरठ अंग्रेज अफसरों के आदेश को मानने से इनकार कर देता है। तो यही मैंने आपको बताया कि मेरठ के सिपाही जो है वो अंग्रेज अफसरों के आदेश जो वही थे, एनफील्ड राइफल वगैरह को, कारतूस वगैरह को चलाने के, उसको मानने को इनकार कर देते हैं। तो फाइनली जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो वो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से अपील करते हैं। तो उस समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ही हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से यहाँ पर अपील की जाती है कि आप जो है हमारा नेतृत्व संभालें, आप हमारा नेतृत्व जो है वो करें। मुगल बादशाह परेशान है। क्यों परेशान है? उसका रीजन है कि मुगल बादशाह का ओहदा उस समय तक समाप्त हो चुका था और वो अब एक पेंशनर हो चुके थे। यानी कि उन्हें सम्राट यानी कि मुगल बादशाह जो हैं उनको कंपनी से पेंशन मिलती थी, यानी उनके अंदर बादशाहत की जो हनक है वो तो समाप्त हो चुकी है। अब आप हमसे ये मांगने आए हैं कि आप हमारा नेतृत्व करें। नेतृत्व कैसे करें? तो अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नेतृत्व करने का यहाँ पर क्या अर्थ है। और यदि अगर हमने नेतृत्व करना शुरू भी किया बाय द वे, तो ऐसा ना हो कि ब्रिटिशर्स जो हैं हमसे नाराज हो जाएं और फिर हमारा जो रहना ठिकाना बसना जो थोड़ा बहुत पेंशन पे भी चल रहा है वो भी उठा लिया जाए। तो उनको अपने भविष्य की भी चिंता थी, अपनी सुरक्षा की भी चिंता थी। पहले कोई कम्युनिकेशन हुआ नहीं था कि ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग कि हम आएंगे आपसे और इस तरीके का नेतृत्व मांगेंगे, क्योंकि ये तो अचानक से आ गए थे सारे बागी सिपाही। तो इस पशुपेश में ये काफी देर तक फंसे रहे, लेकिन अंततः जब सैन्य दबाव बढ़ा, तो सैन्य दबाव बढ़ने के कारण इन्होंने जो अपील है, ये जो अपील इनसे करी गई है, इस अपील को उन्होंने क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। और जब इस अपील को स्वीकार किया गया तो सैनिकों ने उन्हें बादशाह हिंदुस्तान पुनः घोषित कर दिया। इससे ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि उस समय तक वो बादशाह हिंदुस्तान नहीं रहे थे, उनकी बादशाहत जो है वो समाप्त हो चुकी थी। ठीक है, तो मुगल बादशाह जो है वो फिर से क्या हो गए? बादशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिए गए, हिंदुस्तान का बादशाह उनको फिर से बना दिया गया। अब ये उम्मीद करी गई कि बादशाह बनने के पश्चात पुनः बादशाहत मिलने के पश्चात जैसे पहले मुगल बादशाहत चला करती थी और अपने आदेशों से उनके जो देखिए एक चीज हमको और समझनी है कि जैसे मुगल बादशाहत है तो वो दिल्ली से चल रही है, सपोज दैट। तो अब बाकी जगहों पर जहां जहां पर इनका वर्चस्व है, उन सब जगहों पर इनके नवाब वगैरह बैठा करते थे। नवाब कह लीजिए या फिर जिसको हम कहते हैं कि अलग अलग राज्यों में उनके गवर्नर्स जो हैं वो बैठाए जाते थे। लेकिन क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस चैप्टर के पहले सब चीजें जानते रहे होंगे कि जब मुगलों का पतन होना शुरू हुआ तो स्वतंत्र होने लगे तमाम सारे राज्य। जैसे मान लेते हैं अवध की बात करें, तो अवध जो है वो पहले दिल्ली के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल पहले दिल्ली के अंतर्गत ही आ रहा है, लेकिन ये सब स्वतंत्र हो गए थे। ठीक है, ये सब क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। बरेली इत्यादि ये सब स्वतंत्र हो गए थे। इन सब के केंद्रीय शासक दिल्ली के राजा हुआ करते थे। तो ये जो भी हैं, अवध के नवाब हैं, बंगाल है या फिर बिहार के तरफ का एरिया है या पंजाब की तरफ का एरिया है या दक्कन में भी कुछ एरियाज हैं, जैसे आपका जो है हैदराबाद इत्यादि है, कर्नाटक है, तो ये सब दिल्ली के अंतर्गत ही आते थे। तो सिपाहियों को ये लगा कि यदि अगर हम ये बादशाहत फिर से दे दें तो केंद्रीय शक्ति इनके पास आ जाएगी, फिर हम इनसे अपील करवाएंगे, इन सभी राजाओं या जो नवाब हैं या जो स्थानीय राजा हैं वो सब इसी एक छतरी के अंदर आकर के, केंद्रीय नेतृत्व के अंदर आकर के एक प्लान के तहत जो है हम लोग विद्रोह कर सकते हैं, विद्रोह सैनिक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बादशाह हिंदुस्तान घोषित हो गए हैं और बादशाह हिंदुस्तान जब घोषित हो गए तो इन सिपाहियों को काफी बल मिला। उन्हें लगा कि अब सारा काम इजी हो जाएगा, अब सारी चीजें हो जाएंगी। इसी आगोश में काफी ज्यादा जो क्योंकि भाई दिल्ली में कब्जा तो अंग्रेजों का ही हो गया था, उन्होंने अपने रेजिडेंट बैठा रखे थे। यहाँ पर जैसे रेजिडेंट का एक नाम लिखा हुआ है, उस रेजिडेंट का नाम है साइमन फ्रेजर। तो साइमन फ्रेजर यहाँ पर रेजिडेंट ही था।
तो ये जो साइमन फ्रेजर इत्यादि हैं, इन सब लोगों को जब पता चला कि सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया है, तो ब्रिटिशर्स ने भी अपनी सेना तैयार करी और दिल्ली के अंदर ही घमासान जो है सिपाही विद्रोह हुआ। लेकिन इसमें क्योंकि अचानक से मेरठ के सिपाही आए थे, ब्रिटिशर्स तैयार नहीं थे, बहादुर शाह खुद तैयार नहीं थे, ये तमाम सारी चीजें थी, तो इसमें जो एडवांटेज मिला वो विद्रोही सिपाहियों को मिला और अंततः बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, साथ ही साथ साइमन फ्रेजर नाम का एक ब्रिटिश एजेंट है वो भी मार दिया गया। तो अंततः क्या हुआ कि अचानक से आप देखेंगे जो ये विद्रोही मेरठ से चले, उन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाते हुए न सिर्फ दिल्ली को कब्जा कर लिया बल्कि अपना एक केंद्रीय नेतृत्वकर्ता भी चुन लिया और दिल्ली में स्थापित जो तमाम सारे ब्रिटिश एजेंट हुआ करते थे उनको भी नेस्ते नाबूद कर दिया। तो इस तरीके से भाई यहां तक आपको कहानी में यह समझ में आया कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, विद्रोहियों ने क्या किया। विद्रोहियों ने तेजी दिखाते हुए विद्रोहियों ने तेजी से क्या कर लिया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, दिल्ली पर उनका क्या हो गया, कब्जा हो गया। तो यहां तक की बात तो आपको यह समझ में आ गई होगी। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया तो यार दिल्ली भी एकदम जैसे फिर से स्फूर्तिवान हो गई, फिर से उठ खड़ी हुई वो एक तरीके से। उसका रीजन क्या है कि उसको उसका राजनीतिक अस्तित्व, दिल्ली का स्वयं का जो राजनीतिक अस्तित्व था, यानी मुगल बादशाहों का स्वयं का जो राजनीतिक अस्तित्व जो था वो समाप्त हो गया था। लेकिन फिर देखेंगे आप कि अचानक से बहादुर शाह जफर एक बार फिर से बादशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिए जाते हैं, तो एक सकारात्मक राजनीति जो है वो फिर से बलवती होना शुरू हो जाती है। दिल्ली को लगा कि उसने खोई हुई जो अपनी साख है उसको फिर से वापस पाना शुरू कर दिया है। राजघराने में भी एक तरीके से एक उम्मीद जगनी शुरू हुई, कुछ लोगों को, सभी लोगों को नहीं। इसमें खास तौर से अगर हम देखेंगे तो बहादुर शाह जफर खुद इतने उम्मीदवान नहीं थे कि भले ही वो सहायता कर रहे हो, भले ही वो नेतृत्व करता उनको घोषित कर दिया गया हो, लेकिन उनको भरोसा नहीं था। लेकिन तमाम सारे दूसरे दरबारी और दूसरे लोग थे जिनको लगा कि यार दिल्ली फिर से जो है क्या हो रही है, अपने पुराने बल, अपने पुराने चीजों पर, अपने ताकत को, जो खोई हुई ताकत है उसको वो फिर से प्राप्त कर लेगी। ये जोश आप इसको महसूस करें, इसको समझने का प्रयास करें। देखिए बेसिकली ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में ऐसे कोई मतलब 8-10 फैक्ट्स होंगे जो आपको याद रखने हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द की जो कहानी है वो आपके दिमाग में होनी चाहिए। और वो आपके दिमाग में न सिर्फ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, बल्कि एक इंडियन होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते आपको अपने संघर्षों की कहानियां निस्संदेह याद होनी चाहिए, जिससे कि आपको आपका जो राष्ट्रवाद है उसके प्रति उसका जो प्रेम है वो बना रहे। राष्ट्रवाद के प्रति प्रेम या राष्ट्रवाद का जो प्रेम है वो घटता है इसीलिए क्योंकि हमने कभी उसको पढ़ा ही नहीं होता है, या पढ़ा होता है तो बहुत सीरियसली नहीं पढ़ा होता है। तो इसलिए ध्यान से उसको पढ़िए और अपने राष्ट्र के लिए भी इसको पढ़ना जरूरी है, एज वेल एज यूपीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। फिर भाई जब दिल्ली जो है एक तरीके से फिर से जब बलवती होनी शुरू हुई, तो दिल्ली के बाद खास तौर से उत्तर भारत का जो हिस्सा है और जो पश्चिम और मध्य भारत का हिस्सा है, उसमें यह खबर तेजी से फैल गई है कि दिल्ली जो है एक बार स्वतंत्र हो गया है ब्रिटिशर्स से। तो अब आपको यहां से एक चीज ध्यान रखनी है कि जिस समय तक मुगल बादशाह दोबारा से बादशाह नहीं घोषित किए गए, उस समय तक देश की मानसिकता क्या है, मानसिकता को समझना है। मानसिकता, उस समय तक देश की मानसिकता ऐसे है, तमाम सारे लोग ऐसे सोच चुके हैं या सोचने लगे हैं उस समय के लोग कि शायद ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अविजित हैं, इनको जीता नहीं जा सकता। लेकिन 1857 में जब दिल्ली पर कब्जा किया गया तो नॉर्दर्न इंडिया में ये खबर और ज्यादा, मतलब देखिए विद्रोह तो सब करना चाहते थे, ऐसा तो नहीं है कि कोई विद्रोह नहीं करना चाहता, लेकिन दिक्कत है कि विद्रोह करते कैसे। सारी कमांड जो है वो तो ब्रिटिशर्स के हाथ में रह गई थी, न पैसा है, न रुपया है, न सैनिक हैं, न हथियार हैं, तो न संगठन है। ये सारी चीजों का प्रॉफिट तो ब्रिटिशर्स को मिला, तो विद्रोह करते कैसे। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव चीज अभी हुई कि यार दिल्ली आजाद हो गया है, दिल्ली क्या हो गया है, स्वतंत्र हो गया है। अगर दिल्ली स्वतंत्र हुआ है, इस बात की खबर अगर मान लेते हैं उत्तर भारत में अवध में पहुंच रही है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये खबर अवध में पहुंची। भाई अवध भी उस समय तक क्या हो चुका है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या, उनके ऊपर तो कुशासन का आरोप लगा करके उसको छीन लिया गया है, ठीक है। पश्चिम के तमाम सारे राज्य हैं उनको जो है यहाँ पर छीन लिया गया है। मध्य भारत के तमाम सारे हिस्से हैं जिसमें बरेली उरेली भी आ जाता है, थोड़ा दक्षिण में चले जाएं या पूर्व में चले जाएं या उत्तर में चले जाएं, हर जगह जो इलाका है, थोड़ा झांसी इत्यादि के आसपास आप जा सकते हैं,
दक्षिण पश्चिम की तरफ, मध्य प्रदेश के शुरुआती जो प्रांत हैं उसकी तरफ जा सकते हैं। इन सब जगहों के लोगों ने क्या सोचा होगा, जैसे अवध की बात कर रहे हैं, झांसी की बात कर रहे हैं मान लेते हैं, या फिर हम जो है बंगाल की ही बात कर लें, या फिर हम बिहार की बात कर लें, इन सब जगहों की बात करें तो यार यहाँ के लीडर जो है उनके दिमाग में जाएगा कि दिल्ली स्वतंत्र हो सकता है, तो अगर हमारे यहाँ भी बागी विद्रोही हो जाए तो फिर हम यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं। तो एक उत्साह जो है वो पैदा हो गया, एक पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आनी शुरू हो गई। लेकिन एक छोटे से दुख का विषय ये है कि ये ज्यादातर पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपका उत्तर भारत या फिर मध्य भारत तक ही आपको देखने को मिलता है, मध्य भारत तक ही देखने को मिलता है। दक्षिण भारत में ये जो फैलाव है या ये जो उत्साह है ये बहुत कम देखने को मिला, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दक्षिण जो है वो इस फैलाव से थोड़ा अलग थलग रहा। एक तो उसके पीछे ये भी तर्क काम कर सकता है कि दक्षिण भारत में दो रेजिडेंसीज है ब्रिटिशर्स की, पूर्व में मद्रास है और पश्चिम में बंबई है, और मद्रास और बंबई से गवर्न होकर के दक्षिण भारत को अच्छी तरीके से रखा गया था। लेकिन उत्तर में अगर हम देखें तो केवल बंगाल ही प्रेसिडेंसी थी जो कि पूर्वी हिस्से में थी, पश्चिमी हिस्से में और उत्तरी हिस्से में इस प्रकार की कोई ठोस रेजिडेंसी थी नहीं। तो ये भी एक थोड़ा सा लॉजिक समझ में आता है। हालांकि दक्षिण भारत में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल विद्रोह नहीं हुआ, कुछ विद्रोह हुए। जैसे आप कहेंगे कि कानपुर में नाना साहेब थे, तो नाना साहेब कौन है? पेशवा हैं। पेशवा हैं का मतलब हो गया कि मराठे हैं, और मराठों को 1818 में अंग्रेजों ने हराने के पश्चात वहां से निष्कासित कर दिया था और उन्हें बिठूर जाने के लिए मजबूर कर दिया था। लेकिन उनके कनेक्शंस तो पुणे से थे, पूना से थे उनके कनेक्शंस। तो जब ये विद्रोह हुआ तो उस माध्यम से भी चिंगारी जो है वो पूना तक पहुंचने का प्रयास करती है। और दक्षिण में भी कुछ विद्रोह होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, लेकिन उनकी व्यापकता उतनी ज्यादा नहीं है जितना उत्तर भारत, पश्चिम भारत और मध्य भारत के सिपाहियों की है। तो ये भी एक बात है जो हमको ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी के हिस्से हैं जैसे पंजाब है, बंगाल है, इन पर थोड़ा असर हुआ, जबकि आप देखेंगे कि वास्तविक रूप से जो शुरुआत है वो बंगाल से ही होती है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के नेटिव इन्फेंट्री 34 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही हैं जिन्होंने विद्रोह किया था। लेकिन उसके बाद जो है वो मेरठ से प्रमुख रूप से घटना उठती है, दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली से कानपुर, अवध इत्यादि में उसका फैलाव होना शुरू हो जाता है। अब इस पूरे विद्रोह के दौरान अगर हम देखें तो इनिशियली शुरुआती दौर पे अगर हम देखेंगे बहुत बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं 2,32,224 सिपाही हैं। ये किताब का आंकड़ा है, क्योंकि आप किताब में देखेंगे तो ये आंकड़ा वहीं आपको देखने को मिलेगा। लगभग आपको 2.25 लाख के आसपास सिपाही हैं जो बागी होते हुए नजर आते हैं, विद्रोह करने के लिए तत्पर नजर आते हैं। ठीक है, तो ये बागी विद्रोही हैं जो इनिशियली जो है विद्रोह करने के लिए तैयार हैं। उत्तर भारत के ये तमाम सारे सिपाही हैं। अब मुद्दा ये है कि ये विद्रोह क्यों हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, इसकी व्यापकता क्यों व्यापकता का रूप धारण कर रही है, उसको हमें समझना होगा। तो शुरुआती जो चीज है, शुरुआती घटनाक्रम जो है, आई होप कि आपको ये जो है बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना आपको दे देना चाहता हूं कि भाई आज है 16 तारीख, आज 16 तारीख है। आज 16 तारीख अंतिम तिथि है दीपावली सेल। हालांकि दीपावली समाप्त हो चुकी है, लेकिन दीपावली सेल का ये आज अंतिम दिन है। ठीक है, देख सकते हैं आप, दिवाली सेल है, आज 16 तारीख है। 16 तारीख आज अंतिम दिन है न्यूनतम शुल्क के साथ प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच में एडमिशन लेने का। प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के इंटरव्यू तक की तैयारी आप इतने कम शुल्क में शायद ही कभी कर पाएंगे, जबकि शुल्क की कीमत आप देख सकते हैं यहां पर 22,999 रुपए है। परंतु ये 22,999 केवल आपको तभी मिलेंगे जब आप एडमिशन लेते समय इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, जो कि विरद लाइव कोड है। इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, आपको डेली आंसर राइटिंग कराई जाएगी, डेली एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे, वीकली क्लास टेस्ट होगा। ठीक है, हर 15 दिन पे एक टेस्ट होगा, और मंथली जो है आपका कंप्लीट टेस्ट जो आंसर राइटिंग इत्यादि का हो सकता है वो होगा। तो ये तमाम सारे प्रोसीजर्स हैं। आवासीय कार्यक्रम इसमें दिया गया है। जब आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल देंगे तो निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाएगी। आप प्रारंभिक परीक्षा निकाल के आइए, फिर हमारे पास आप रहिए और रह करके यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, और रहना खाना आपका सब कुछ निःशुल्क रहेगा। हमारे जो प्रीवियस कह सकते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं, जो रिटायर्ड लोग हैं, वो
और जो फैकल्टीज हैं उन सब का साथ आपको यहीं पर मिलेगा, कैसे तैयारी करनी चाहिए ये सारा साथ यहाँ मिलेगा। इंटरव्यू में इसी तरीके से मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, ठीक है। एसआईपी के लिए आपको तमाम सारी बुक्स जो है वो भेजी जाएंगी प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से। तो ये तमाम सारी सुविधाएं हैं जो आपको इस बैच 3 में मिलने वाली है। इसका इंग्लिश बैच जो है, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, ये 3 तरीके के बैचेस शुरू हुए हैं। जिसमें हिंदी की अगर बात करें तो इसमें मैंने इतिहास विषय के साथ इसकी शुरुआत करी है, ठीक है। ये मैं कल शुरू कर चुका हूं, ठीक है, इतिहास। तो अभी मैंने जस्ट हिस्ट्री का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है, तो आपका ज्यादा कुछ छूटा नहीं है। अगर आप मुझसे पेड बैच में हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, अभी आप यहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आनंद आ रहा होगा, और बहुत सारी चीजें खुल करके वहां पर बात होती हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन मिलता है, आपको एक्सप्लेन्ड होता है। ये जैसे ये आप 1857 का टॉपिक पढ़ रहे हैं, वहां पर आपको 3 घंटे से लेकर के 6 घंटे तक के बीच में आपको ये 1857 की क्रांति पढ़ने को मिलेगी। तो एक वास्ट लेवल जो है आपको वहां पर पढ़ने को मिलता है। तो डेफिनेटली आपको वहां पर जुड़ना चाहिए। शाम 6 बजे क्लास शुरू हो चुकी है, कल पहला बैच था, आज दूसरा बैच हमारा है। तो आप इसमें जरूर जुड़ें, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करें। साथ ही अगर आप ऑप्शनल लेना चाहते हैं तो हिंदी साहित्य यहाँ पर मौजूद है। हिंदी साहित्य के साथ दूसरे सब्जेक्ट भी मौजूद हैं, पर दूसरे सब्जेक्ट जो हैं वो सारे के सारे इंग्लिश में हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसमें भी सेल चल रही है, जो कि आज अंतिम तिथि है सेल की। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके आप 13,999 में से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कहानी में आगे। क्या हुआ कि शुरुआती तो आपने देखा कि 2.25 लाख के आसपास सिपाही विद्रोही जो है वो हो चुके हैं। लेकिन इन विद्रोही सिपाहियों की वजह से मेरठ में जो सबसे पहले विद्रोह हुआ, उस मेरठ में सबसे पहले जो विद्रोह आपको दिखाई देता है, क्या वहीं से ही विद्रोह शुरू हुआ? क्या यह सत्यता है, या फिर इससे पहले भी कुछ असंतोष की चिंगारियां हमको देखने को मिली थी? तो ये बात ठीक है कि एग्जैक्ट कोई काम किया गया है तो वो मेरठ से हमको देखने को मिलता है, बिल्कुल बात सही है। लेकिन उससे पहले भी कुछ जगहें हैं जहां से इस तरीके के रोष देखे गए थे। ब्रिटिशर्स की हम यहां पर एक चूक कहेंगे, वो भले ही बहुत सारा रणनीतिज्ञ रहे हों, भले ही उन्होंने हमारे देश के ऊपर कब्जा करने में तमाम प्रकार की रणनीतियों का इस्तेमाल किया हो, पर यहां पर वो चूके थे। वो चूक यही है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, बरहानपुर की 19वीं इन्फेंट्री थी, इन्होंने क्या किया था, जो नई एनफील्ड राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल, इस एनफील्ड राइफल को उठाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया। सबसे पहले विद्रोह तो आप देखेंगे यहीं से ही शुरू होता है, बरहानपुर से ही। प्रैक्टिस यहीं से कराई जानी शुरू करी गई थी, लेकिन वहीं पर सिपाहियों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह का नतीजा ये हुआ कि जो छावनी है, ये छावनी भंग कर दी गई। ये छावनी क्या कर दी गई, भंग कर दी गई। और सैन्य सिपाही जो हुआ करते थे उनको कड़े दंड दिए गए। परिणाम मतलब कारण वही है, एनफील्ड राइफल का प्रयोग ना करने का कारण वही है, चर्बी लगे कारतूस, चर्बी लगे कारतूस। इसके बाद आप देखेंगे खास तौर से जो बैरकपुर की 34वीं इन्फेंट्री है, उस 34वीं इन्फेंट्री के एक जवान थे मंगल पांडे। आप सब लोगों ने इनका नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने एक तरीके से क्रांति को यहां पर शुरू जरूर किया, और एक बलवती तरीके से शुरू किया। यहां तक कि उन्होंने अपने एक सार्जेंट को गोली भी मार दी थी। जनरल बाग और कैप्टन ह्यूसन, ये 2 इनके अधिकारी थे, ठीक है, ये 2 ब्रिटिश अधिकारी थे, ठीक है, ह्यूसन। इन दोनों के ऊपर इन्होंने क्या किया, हथियार उठाया, गोली चला दी इनके ऊपर। और हालांकि उसके पश्चात इन्होंने स्वयं को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन घायल ही हो पाए, वो आत्महत्या कर नहीं पाए। फिर उसके बाद उनको पकड़ा गया, इलाज कराया गया, पूछताछ करी गई और अंततः उनको फांसी की सजा दी। तो ये भी एक विद्रोह है जो आपको देखने को मिलेगा, जो मेरठ की क्रांति से पहले शुरू हुआ है। इसी तरीके से अवध में देखेंगे तो जो 7वीं रेजिमेंट थी, उसने भी हथियार उठाने से मना कर दिया। और जब उसने भी हथियार उठाने से मना किया तो उसका भी वही हाल हुआ। ये रेजिमेंट भी क्या कर दी गई, ये रेजिमेंट भी भंग कर दी गई। रेजिमेंट क्या हो गई, भंग कर दी गई। तो ये रेजिमेंट भी भंग कर दी गई। ये 2-3 जो स्टोरीज मैंने आपको बताई, ये 1857 के ठीक पहले की कुछ कहानियां हैं।
उससे भी पहले विद्रोह हुए, ऐसा नहीं है कि उससे भी पहले विद्रोह नहीं हुए। विद्रोह तो तब से शुरू हो गए जब से 1757 से ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कब्जा किया है, उसके बाद से ही विद्रोह धीरे धीरे शुरू हो गए थे। पर वो विद्रोह जो है वो कभी जनजातीय विद्रोह के रूप में देखने को मिलेंगे, कभी नागरिक विद्रोह के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, और कभी किसान विद्रोह के रूप में देखने को मिलेंगे। पर ये जो सैन्य विद्रोह है ये आपको यहां से देखने को, इस समय पे देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, अब कोई भी चीज एग्जैक्टली जब हमारे सामने आती है ना, तो पीछे उसके कई सारे परिणाम होते हैं, तब जाकर के ये सामने आती है। तो यहां पर भी यही है कि जो मेरठ का विद्रोह हुआ, उस मेरठ विद्रोह से पहले कई जगहों पर इस तरीके के विद्रोह हो चुके थे, जैसे बरहानपुर, जैसे मेरठ बैरकपुर माफ कीजिएगा, और जैसे अवध रेजिमेंट इत्यादि में। अब जब मेरठ में विद्रोह की चिंगारी फैली तो उसके एक ही माह के अंदर बहुत तेजी से नॉर्दर्न जोन के जितने भी छावनियां थी, कानपुर है, लखनऊ है, बनारस है, इलाहाबाद है, बरेली है, जगदीशपुर और झांसी इत्यादि, ये सब एक तरीके से क्रांति के फैलाव के अंतर्गत आ गए। उसका रीजन ये हुआ कि यहां भी जो सिपाही हैं वो असंतुष्ट हैं, लेकिन इन सिपाहियों को यहां पर भी लीडरशिप चाहिए थी। तो भले ही केंद्रीय लीडरशिप जो है वो बहादुर शाह जफर की तरफ से हो रही हो, लेकिन स्थानीय लीडरशिप की आवश्यकता थी, और स्थानीय लीडर्स को भी आवश्यकता थी संभवतः विद्रोहियों की, उनको भी इसमें एक अवसर दिखाई दिया, तो उन्होंने विद्रोहियों का साथ देते हुए ब्रिटिशर्स का विरोध किया। तो यहां पर वही है, नेतृत्व की अगर हम बात करेंगे तो तमाम सारे सामंत हैं, नवाब हैं, स्थानीय राजा हैं। तो जैसे कानपुर में ही आप अगर बात कर लें तो नाना साहेब हैं, तो नाना साहेब, ठीक, अब नाना साहेब की बात हो रही है तो भाई ये स्थानीय स्तर पर नेतृत्व करता रहे ना, पूरे केंद्रीय स्तर पर नहीं रहे। इसी तरीके से झांसी की बात कर लेंगे तो भाई झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रही। तो अलग अलग जगहों के जो जो एलीट क्लास के लोग हैं, कई जगहों पर जमींदारों ने विद्रोह किए। जैसे बिहार की बात करेंगे, बिहार या जगदीशपुर इत्यादि की बात करते हैं, आरा की बात करते हैं, तो यहां पर कुंवर सिंह ने विद्रोह किया, कुंवर सिंह ने विद्रोह किया। तो जो कुंवर सिंह का विद्रोह है, ये विद्रोह आपको एक जमींदार विद्रोह के तौर पर देखने को मिलता है। तो ये सामंतों के अंतर्गत ही आ गए। तमाम जगहों पर नवाब हैं, सामंत हैं, और जो स्थानीय राजा हैं उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया है, और उनके विद्रोह के कारण जो है ये जो विद्रोहियों का साथ जो है वो उनको मिल गया, और तेजी से एक ही माह के अंदर या 1.5 माह के अंदर विभिन्न जगहों पर इन्होंने अपने आप को फैला दिया। अब देखिए उन्हीं के एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। जैसे पेशवा बाजीराव की बात करते हैं, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय जो है, ये तो 1818 में हारे थे, और इनको पुणे से हटा करके और इनकी जो पेशवाई है वो छीन करके इनको बिठूर भेज दिया गया था। बिठूर का मतलब वही बिठूर कानपुर एक ही बात है, कानपुर में ही बिठूर पड़ता है, तो वहां पर इनको भेज दिया गया। अब जब इनकी मृत्यु हुई तो उस समय तक ये ऐसा फरमान आया कि पेशवा बाजीराव के बाद हम किसी को जो है पेशवा नहीं मानेंगे। तो जो इनको पेंशन मिलती थी वो पेंशन में कमी कर दी गई, या फिर खत्म करने की बात करनी शुरू कर दी गई। तो उनके जो दत्तक पुत्र हैं, ये नाना साहेब, धुंधुपन नाना साहेब, ठीक है, ये दत्तक पुत्र हैं। दत्तक पुत्र का मतलब ये हो गया गोद लिए हुए बेटे, ठीक है, वास्तविक संतान नहीं है। ये कौन है? दत्तक पुत्र हैं। और आपको मालूम है कि फरमान ये आया था कि उत्तराधिकारी के तौर पर हम किसी रियल सक्सेसर्स को तो मान सकते हैं, लेकिन इस तरीके से गोद लिए हुए संतान को हम रियल सक्सेसर नहीं मानेंगे। इसकी उन्होंने कई जगहों पर अपील करी, नाना साहेब ने ब्रिटिशर्स से कई बार अपील करी, अपने लोगों को उन्होंने ब्रिटिश संसद तक में भेजा कि इस अपील को माना जाए। लेकिन जब वहां से कोई पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस नहीं आए, कोई पॉजिटिव सुझाव या पॉजिटिव चीजें देखने को नहीं मिली, और इधर जब विद्रोहियों ने कानपुर तक अपने आप को फैलाना शुरू किया, तो नाना साहब ने उनका नेतृत्व कर दिया निस्संदेह। ठीक है, तो इस तरीके से कानपुर में ये विद्रोह फैल गया। इसी प्रकार से आप लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में भी अब बेगम हजरत महल जो हैं, उनके जो पति थे, जो कि अवध के अंतिम नवाब थे, जिनका नाम था वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह। इन वाजिद अली शाह के शासन के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया था कि ये भाई कुशासन है इनके समय में, ये ठीक तरीके से शासन नहीं कर रहे हैं, राग रंग में हमेशा लिप्त रहते हैं। इसकी वजह से अवध की जनता पे इनका ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए इनका राज्य छीन लिया गया, जिसका विरोध जो है उनकी, अब इनको तो हटा दिया गया नवाबी से, और नवाबी से हटा करके कलकत्ता की तरफ भेज दिया गया। बेगम हजरत महल जो हैं, इन्होंने नेतृत्व फिर संभाला,
और इनके जो बेटे थे बिरजिस कादिर वो नवाब घोषित कर दिए गए और फिर इन्हीं के नेतृत्व में लखनऊ में विद्रोह हुआ। ठीक है, इसी तरीके से बरेली में आप देखेंगे तो बरेली में एक नाम आता है खान बहादुर खान का। अब खान बहादुर खान के नेतृत्व में थोड़ा सा अन्य दोनों जो जगह मैंने आपको बताई उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो असमंजस में है कि जब बरेली साथ मांग रही है, बरेली में विद्रोही जब साथ मांग रहे हैं, तो वहां के जो खान बहादुर खान हैं, जो एक प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में बाद में जाने गए, वो पहले ब्रिटिशर्स के ही साथ हैं क्योंकि वो ब्रिटिशर्स के पेंशनर हैं और उन्हें कहीं ना कहीं भय है, वही वाला भय जो बहादुर शाह जफर को है कि क्या होगा आगे का भविष्य। तो इसलिए शुरुआत में तो इन्होंने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई कि हमें विद्रोहियों का साथ देना है। इनफैक्ट विद्रोहियों के आने की बात या उनके आक्रमण हो सकने की संभावना के बारे में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को चेताया भी, लेकिन क्योंकि ब्रिटिशर्स ने इनका भी काफी शोषण किया था, तमाम सारी जमींदारी इनकी जो है समाप्त कर दी गई थी, ब्रिटिशर्स से जो इन्होंने अपील करी थी वो अपील इनकी मानी नहीं गई थी, तो अंततः फिर जो है ये मजबूर होकर के इन्होंने तकरीबन 40,000 सैनिकों की सेना तैयार करी और इतनी सेना तैयार करके उन्होंने बरेली से विद्रोह कर दिया। तो ये हमको समझ में आता है कि शुरुआती दौर में भले ही खान बहादुर जी ने बरेली से साथ ना दिया हो, लेकिन बाद में साथ दिया, अच्छी तरीके से साथ दिया। बिहार की तो क्या ही बात करें, कुंवर सिंह की बात करते हैं तो कुंवर सिंह तकरीबन 70-80 साल के आसपास उनकी उम्र थी, बूढ़े युवा थे, वो वृद्ध युवा उनको कहा जा सकता है। वो एक जमींदार थे। अब इनके साथ भी वही घटना घटित होती है कि जमींदारी में ये दिवालिया हो गए थे, ब्रिटिश पॉलिसी के कारण दिवालिया हो गए, अंग्रेजों की पॉलिसी के कारण ये दिवालिया हो गए। उसके बावजूद भी इन्होंने अंग्रेजों से सामंजस्य बनाने की कई बार अपील करी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से इनके दिवालियापन का मखौल उड़ाया और उसके बावजूद भी इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया और फिर इसी समय में विद्रोहियों ने जब विद्रोह कर दिया तो कुंवर सिंह ने विद्रोहियों का भरपूर न सिर्फ साथ दिया बल्कि कई जगहों से ब्रिटिशर्स को उन्होंने उखाड़ भी फेंका। फिर वो आरा की बात हो, जगदीशपुर की बात हो, मिर्जापुर की बात हो, आपका अवध की बात हो, लखनऊ की बात हो, यहां तक विद्रोहियों की सहायता से उन्होंने जम करके खदेड़ा, खूब खदेड़ा। पटना की बात हो, हर जगह पर भयंकर तरीके से उन्होंने लतेड़ा खदेड़ा और कहते हैं कि भाई उनके युद्ध के समय उनके हाथ में गोली लग गई थी, उन्होंने अपना हाथ भी काट करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। एक हाथ से लड़े लेकिन उन्हें कोई भी खोज नहीं सका, अंततः कोई भी उन्हें खोज नहीं सका। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई ने संभालने का कार्य किया, लेकिन वो फिर ब्रिटिशर्स के चंगुल में बाद में फंस गए। झांसी की बात करते हैं तो सेम घटनाक्रम झांसी के साथ भी होता है। रानी लक्ष्मीबाई के भी एक दत्तक पुत्र थे, जिनको जैसे आपने देखा कि यहां पर भी दत्तक पुत्र थे, उनको मान्यता नहीं दी जा रही थी, वैसे ही झांसी का उत्तराधिकार जो है वो किसी को नहीं दिया जाना तय हुआ था। क्यों? क्योंकि रानी ने दत्तक पुत्र को गोद लिया, एक पुत्र को गोद लिया। तो अब इस हिसाब से जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो यहां पर लागू हो गया, लॉर्ड डलहौजी का जो विलय की नीति है वो लागू हो गई। अब रानी लक्ष्मीबाई ने भी ये अपील करी है ब्रिटिशर्स से, और वो भी उस समय तक ये अपील चल रही जिस समय बाकी क्षेत्रों पर विरोध हो चुका है। उन्होंने भी ब्रिटिशर्स से अपील करी है कि मेरा जो राज्य है वो राज्य मेरा वापस मुझे सौंप दें, मेरा राज्य जो है वो मुझे वापस सौंपा जाए, मेरा राज्य छीना जाए। यहां तक कि वो एग्रेसिव भी होती हैं और वो ये कहती हैं कि मैं अपनी झांसी, सुई के नोक बराबर भी झांसी अंग्रेजों को ना दूंगी। लेकिन इस सारी घटनाक्रम से पहले उन्होंने बातचीत करी। ब्रिटिशर्स के साथ बातचीत करने का सिलसिला आपको अजीबोगरीब नहीं लगना चाहिए, क्योंकि भारत में आज भी ये तमाम सब प्रकार की मान्यता है कि हम किसी भी प्रकार के विरोध करने या विद्रोह करने से पहले, किसी को भी दंडित करने से पहले, आज भी भारत में ये संस्कार हैं कि हम पहले बातचीत से मुद्दा जो है वो सुलझाने का प्रयास करते हैं। तो बहुत बार रानी लक्ष्मीबाई के जो ब्रिटिश डेलीगेट्स थे उनके साथ चर्चाएं हुई, यहां तक कि ये भी कि अगर आप हमारी चीजों का साथ देंगे, अगर आप हमारा साथ देंगे तो विरोधियों का जो आपको दंश झेलना पड़ रहा है उसमें मैं आपका साथ देने के लिए तैयार रहूंगी। तो बेसिकली रानी लक्ष्मीबाई जो हैं, जब ये देखती हैं कि ब्रिटिशर्स किसी भी तरीके से उनका राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर उन्होंने विद्रोह किया और विद्रोहियों का पूरा उन्होंने साथ दिया रानी लक्ष्मीबाई ने, और विद्रोहियों का साथ देकर के उन्होंने झांसी से विद्रोह का नेतृत्व किया।
तो हर जगह आपको समझना है कि जो शुरुआत है वो विद्रोहियों द्वारा हो रही है, बाद में नेतृत्वकर्ता उन विद्रोहियों का साथ दे रहे हैं। यहां पर भी वही हो रहा है, यहां पर भी वही हो रहा है, और आप देखेंगे जगदीशपुर हो फिर चाहे झांसी हो, यहां सब भी एग्जैक्टली हो यही रहा है। ठीक है, अब आपको इसमें थोड़ा सा निगेटिव चीज देखने को मिल सकती है कि ये तो सारे लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं, जैसे अगर हम कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर जो है उनमें नाना साहब जो थे उनको अपनी पेंशन चाहिए थी। ठीक है, जगदीशपुर की बात करते हैं तो जगदीशपुर की बात करते हैं तो जगदीशपुर के जो कुंवर सिंह हैं उनको जो है अपनी जो जमींदारी है उसमें जो उनको नुकसान हुआ था वो ठीक कराना था। इसी तरीके से झांसी भी था। ठीक है, यही चीज झांसी के साथ है, यही चीज अवध के साथ है। ठीक, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यहां सब विद्रोही आते हैं और विद्रोहियों को नेतृत्व इन लोगों का मिलता है। ये बहुत अच्छे नेतृत्व करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्होंने विद्रोहियों की भावनाओं का सम्मान किया है, लेकिन मुश्किल बात यह है कि इनमें में से कोई भी केंद्रीय नेतृत्व करता नहीं है और कोई भी लगभग निस्वार्थ भाव से इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए नहीं दिख रहा है। अगर शुरुआत से सारी चीजें होती तो शायद कुछ रुख अलग होता। अब जैसे यहां पर बंगाल में देखा जाए तो बंगाल में बहुत सारे जो सिपाही हैं, लगभग सभी छावनी के सिपाही जो हैं वो इसमें शामिल हैं। बंबई की कुछ एक छावनियों के सिपाही इसमें शामिल हैं। नॉर्दर्न इंडिया के सिपाही ज्यादातर इसलिए शामिल हैं, उसका रीजन हमको समझना चाहिए कि जैसे हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में ज्यादातर जो सिपाही है वास्तविक रूप में वो सिपाही जो है वो उत्तर भारतीय किसान है। उत्तर भारतीय क्या है? वो किसान है। वो उत्तर भारतीय किसान है और वो ज्यादातर उनमें से जो है वो क्या है? ब्राह्मण है, हिंदू हैं और ब्राह्मण है, उनमें से उच्च वर्ग के हैं। अब फिर वही बात इसको शुरुआत में जोड़ करके देखा जाए कि भाई वो जो ये आपका चर्बी लगा कारतूस है, उस चर्बी लगे कारतूस को वो क्यों एक्सेप्ट करेंगे, वो क्यों लेना चाहेंगे? तो वो चर्बी लगे कारतूस को हाथ से छूना नहीं चाहते हैं। फिर विद्रोह शुरू हो जाता है। अब वो सारे सैनिक हैं, इसलिए वो सैनिक जहां जहां भी से भी बिलोंग करते हैं वहां वहां के सैनिकों के साथ किसी ना किसी प्रकार से संपर्क साधते हैं और उन्हें भी बताने का प्रयास करते हैं। तो वो सैनिक विद्रोह धीरे धीरे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे में बढ़ता चला जाता है। इसीलिए बंगाल और बंबई की छावनियों तक भी ये आंच पहुंचती है। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि सिपाहियों ने खतरा क्यों मोल लिया? क्यों ये सिपाही खतरा मोल लेना चाहते थे? उसके पीछे तर्क क्या है? उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे प्रमुख कारण है उनका धर्म नष्ट होना। यही मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले ही बताया। भाई आप सिपाही हैं और मैंने आपको बताया कि सिपाही को चाहिए नेतृत्वकर्ता। नेतृत्वकर्ता, सिपाही को चाहिए नेतृत्वकर्ता। अब नेतृत्वकर्ता कोई है नहीं, तो सिपाही इसीलिए तेजी से पहले दिल्ली की ओर भागे थे। अब दिल्ली से जब समर्थन मिला तो अब बारी थी अलग अलग जगहों पर विद्रोह करने की। तो वहां पर स्थानीय नेतृत्वकर्ता भी चाहिए थे, स्थानीय लीडर चाहिए था। स्थानीय लीडर के तौर पर आपने देखा कि तमाम जगहों पर वो जो पीछे मैंने आपको दिखाया कि वो लीडर्स मिले। लेकिन अब आपसे मैं पूछ रहा हूं या मैं बता रहा हूं आपको कि भाई नाना साहेब हैं या फिर कुंवर सिंह हैं या फिर आप अहमदुल्लाह की बात कर लें, अहमदुल्लाह की बात कर लें, या फिर आप हजरत महल की बात कर लें, हजरत महल की बात कर लें, या लक्ष्मीबाई जी की बात कर लें। अब इन सब, ये तो सब कौन है? ये सब लीडर्स मिले, ये सब स्थानीय लीडर्स के तौर पर ब्रिटिशर्स के विरोध में ये लड़ते हुए दिखे। इन सब का तो अपना एक उद्देश्य आपको क्लियर दिखाई देता है कि इनको अपनी, मतलब इन सब लोगों को कहीं ना कहीं अपनी जो चीजें हैं वो वापस मिल सकती थी और ब्रिटिशर्स का विरोध करने से ही मिल सकती थी। और विरोध करने के लिए तो सैनिक चाहिए ही थे, तो सैनिक तो यहां पर थे। लेकिन मुद्दा ये है कि यहां से जो फ्लो है, देखिए फ्लो बहुत जरूरी है। ये हैं सारे लीडर, ये सब लोग कौन है? लीडर हैं, और इधर हैं सिपाही। लीडर से शुरुआत होती है और सिपाही को कमांड दिया जाता है कि जाओ ऐसा करो। लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। यहां सिपाही जो हैं वो लीडर्स की तलाश कर रहे हैं कि हम विद्रोह करने के लिए तैयार हैं, बस हमें कोई नेतृत्व करता मिल जाए, हमें कोई दिशा दिखाने वाला मिल जाए, हम करने के लिए तैयार हैं। उल्टा सिस्टम यहां पर है। तो यही, इसीलिए यह प्रश्न बनता है आपको, यहां पर यह क्वेश्चन इसीलिए लिखा गया कि आखिर सिपाहियों को क्या खतरा था, सिपाहियों को क्या दिक्कत थी।
उनका कौन सा जागीर जा रहा था, उनका कौन सा पेंशन खत्म हो रही थी, क्या हो रहा था, इन लोगों ने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि अल्टीमेटली सिपाही है सामाजिक प्राणी। ये कौन है? सामाजिक प्राणी है, ये सामाजिक व्यक्ति है। और ये सामाजिक व्यक्ति जब है तो आपको तत्कालीन समाज समझना पड़ेगा। उस समय का तत्कालीन समाज कैसा है? तत्कालीन समाज का अगर आपसे मैं चित्र पूछूं कि वो तत्कालीन समाज का चित्र कैसा है, तो आप क्या बताएंगे? वो तत्कालीन समाज जो है वो भाई रूढ़िवादी तो है ही, रूढ़िवादी है, निस्संदेह रूढ़िवादी है। साथ ही साथ परंपरा, रूढ़िवादी कह लें या परंपरावादी कह लें एक ही बात है, परंपरावादी है, ठीक है, रूढ़िवादी है वो, परंपरावादी है, और धार्मिक प्रवृत्ति का है, धार्मिक धार्मिक रूढ़िवाद, धार्मिक परंपरावाद ही उसमें है, और वही उसका नष्ट होने का खतरा उसको यहां पर दिखाई दे रहा है। उसको ये लग रहा है कि अब आप बेसिकली देखेंगे सिपाही विद्रोह में जो सबसे प्रमुख कारण है वो चर्बी लगे कारतूस, आप हमेशा पढ़ते रहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उनको उनका धर्म जो है नष्ट हो रहा है चर्बी लगे कारतूस की वजह से, चर्बी लगे कारतूस की वजह से। एक अफवाह यह भी थी कि जो आटा है उस आटे में हड्डी का चूरा जो है मिलाया जा रहा है, हड्डी का चूरा, और वो तो पता ही नहीं चलेगा भाई, सफेद या ब्राउन हल्का सा आटा भी है और वैसा ही चूरा भी है, पता ही नहीं चल रहा। ऐसे में इनके धर्म नष्ट होने की इनको संभावना है। लेकिन धर्म नष्ट होने से ब्रिटिशर्स को क्या फायदा है? धर्म नष्ट हो जाएगा, और खास तौर से दो बड़े धर्म हिंदू और मुस्लिम, ये दो बड़े धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो इससे अंग्रेजों को क्या फायदा है? अंग्रेजों को फायदा यह है कि जब आपका कोई धर्म ही नहीं रहेगा तो आसानी से धर्म परिवर्तन किया जा सकेगा, क्योंकि आप समाज से बहिष्कृत हो चुके होंगे। उस समय का रूढ़िवादी समाज यही है, उस समय का रूढ़िवादी समाज यही है कि यदि अगर कोई धर्म भ्रष्ट हुआ, धर्म भ्रष्ट होने पर मालूम है क्या होता था? यदि अगर किसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता था तो उसे बिरादरी से अलग कर दिया जाता था, होने पर बहिष्कृत हो जाता था वो, बहिष्कृत। अब मान लेते हैं कोई बहिष्कृत हुआ तो वो तो चलो आत्महत्या कर लेगा, लेकिन सब थोड़ी कर लेंगे आत्महत्या, कुछ तो जीवित रहेंगे। सब इतने कह सकते हैं कि बहादुर नहीं होते हैं, सब इतने जो है जोशीले नहीं होते हैं कि आत्महत्या की तरफ बढ़ जाएं। उन्हें अपना धर्म खोने से दुख जरूर होगा, लेकिन मरना नहीं चाहेंगे आसानी से वो, तो फिर ऐसे लोगों का धर्म परिवर्तन होगा। ब्रिटिशर्स की यही चाल है। धर्म परिवर्तन का उन्हें खतरा महसूस हो रहा है, उनके धर्म नष्ट हो जाने का खतरा महसूस हो रहा है, ये सामान्य व्यक्ति ने इसलिए हथियार उठा लिया है। और धर्म जीवन का एक मूल स्रोत है उस समय। बगैर भोजन के व्यक्ति उस समय रह सकता है, बगैर धर्म के नहीं। अधर्म होकर के, अधार्मिक होकर के व्यक्ति का जीवन उस समय नहीं है, भले ही वो भूखा रह ले। तो एक रीजन तो आपको यह समझ में आता है। एक रीजन और है कि कंपनी छावनी की सेवा शर्तें, ऊंची जाति के हिंदू के धार्मिक पूर्वाग्रह, ये सब भी जो है आपको एक कारण प्रदर्शित करते हैं। कैसे? जैसे कंपनी छावनी की सेवा शर्तों के बारे में आपको मैं बात करूं तो उस समय बड़े डिस्क्रिमिनेशन होते थे और बड़े ही निम्न सैलरी पे लोगों को रखा जाता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो पैदल सिपाही है, पैदल सिपाही जो है उसे 7 रुपए प्रति माह मिलता था। और जो मान लेते हैं कि घुड़सवारी कर रहा है, घुड़सवार, ठीक है, जो क्या कर रहा है, घुड़सवार कर रहा है, घुड़सवारी कर रहा है, उसकी सैलरी जो है तकरीबन 25 से लेकर के 27 रुपए प्रति माह हुआ करती थी। अब ये सैलरी काफी कम है, उस समय के हिसाब से भी काफी कम है भाई। और इसकी जो कमी है वो कमी खास तौर से यूरोपीय सैनिकों की तुलना में, यूरोपीय सैनिक जो हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा कम है। यूरोपीय सैनिकों की सैलरी इससे कहीं ज्यादा है। तो जो ये सेवा शर्तें हैं वो ठीक नहीं है। इसके अलावा तमाम प्रकार की ऐसी सेवा शर्तें हैं जो अनुशासन के नाम पर इनके धर्म को भ्रष्ट कराती हैं। जैसे आपको टोपी लगाना है, कैप लगाना है। अब कैप लगाना है तो वो भी चमड़े का बना हुआ है, उसके ऊपर कलगी लगी हुई है, तो वो गाय और सुअर की चर्बी की कलगी लगी हुई है, वो उसे धारण नहीं करना चाहेंगे।
कई जगहों पर उनसे कहा जाता है कि आप पगड़ी नहीं पहनेंगे, कई जगहों पर उनसे कहा जाता है कि आप जो है तिलक धारण नहीं करेंगे। तो ऐसी तमाम प्रकार की जो सेवा शर्तें हैं वो विद्रोह का कारण बन रही हैं और अल्टीमेटली वो कॉज कर रही हैं कि उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। दूसरा लिखा है ऊंची जाति के हिंदू के धार्मिक पूर्वाग्रह पर ठेस पहुंच रही है। ये भी एक बड़ी बात है, ये इसमें भी आपको दो राय नहीं रखनी चाहिए कि ये भी एक बड़ी बात है निस्संदेह। और ये बड़ी बात किस प्रकार से है? ये बड़ी बात इस प्रकार से है कि जैसे उस समय के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, आज के हिसाब से नहीं, या फिर इसको आप सोचे कि यार ये तो एक तरीके से हम बढ़ावा दे रहे हैं। ये बढ़ावा देने की बात नहीं है। तत्कालीन इतिहास जो है वो यही है। आपको समझना होगा कि तत्कालीन समाज कैसा है। तत्कालीन समाज में ऊंच नीच का भेदभाव है और हिंदुओं में भी ये भेदभाव बहुत अच्छी तरीके से व्याप्त है। उच्च वर्ग का हिंदू निम्न वर्ग के हिंदू के साथ नहीं रह सकता है। एक जगह रहना, एक जगह खाना, ये सारी चीजें जो हैं उसे ठीक नहीं लगती। तो ये ऊंची जाति के हिंदुओं के जो धार्मिक पूर्वाग्रह हैं उस पर ठेस पहुंच रही है। अब पता चला उसी बैरक में हिंदू सिपाही भी है और उसी बैरक में हिंदुओं में ब्राह्मण सिपाही भी है और दूसरे वर्ग का सिपाही भी है। अब उसे एक साथ जो है वो लड़ने के लिए जाना है, एक साथ काम करने के लिए जाना है, वो उसे छू लेगा। मतलब आप छुआछूत की तो ये हद मान लीजिए कि कई जगहों पर तो इतनी बुरी तरीके से छुआछूत चलती थी कि परछाई भी ना पड़े। ऐसे में एक साथ रखना तो चलो फिर भी ठीक है। अब पता चला कि रसोई घर जो है, उस रसोई घर में कोई भी भोजन पका रहा है, तो जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो इनके द्वारा पकाए गए भोजन को स्पर्श नहीं कर सकते थे। तो ये जो धार्मिक पूर्वाग्रह हैं वो ठेस पहुंचनी शुरू हुई। उससे भी धर्म नष्ट होने और धर्म परिवर्तन होने का खतरा उनको लगा। हालांकि आज के समय के हिसाब से आप देखेंगे कि यार ये तो ब्रिटिशर्स ठीक करते थे, इसमें गलत क्या है। लेकिन हमें इतिहास तत्कालीन समय के हिसाब से पढ़ना होगा, तभी आपको इतिहास समझ में आएगा। तो ये देखिए वही लिखा है, एक रेजिमेंट के भीतर जाति भेदभाव की भावना, यही मैंने आपको बताया, जाति भेदभाव चल रहा है, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। ठीक है, 1824 की एक घटना यहां पर लिखी हुई है कि बैरकपुर की 47th रेजिमेंट को बर्मा जाने का आदेश दिया गया। आगे चल करके आप लोग इसमें तो शायद नहीं आप पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर हम भारत में स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप विपिन चंद्रा किताब पढ़ेंगे तो उसमें एक टॉपिक आता है ब्रिटिश साम्राज्य का प्रसार। और जनरली भी जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आप जब पढ़ते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो इसमें एक्सपेंशन जो है ब्रिटिश कॉलोनी का वो आपको पढ़ना पड़ता है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विस्तार। तो जिस समय ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विस्तार हो रहा है तो उसी समय आप देखेंगे कि उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ कुछ संबंध बनाने शुरू किए, जो कि एक युद्धक संबंध ही हैं। जैसे अफगानिस्तान के साथ है, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, उसी तरीके से बर्मा के साथ भी उनका रहा। तो बर्मा पर उन्होंने सैन्य कार्यवाही की। अंततः बर्मा के लोग काफी ज्यादा कह सकते हैं कि बलशाली थे। शुरुआत में तो अंग्रेजों को उन्होंने टक्कर दी, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उन्हें घेरने का प्रयास किया, उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ से। तो अगर आप थोड़ा सा मैप पे ध्यान देंगे तो जैसे जैसे पूर्वी भारत वाला जो हिस्सा है, अब आप देखेंगे कि यहां पे म्यांमार जुड़ेगा आपका। अब यहां पर जाने के लिए अगर ब्रिटिशर्स जाएंगे तो ऊपर से ये पहाड़ी रास्ता है, पहाड़ी रास्ता है, तो इससे ज्यादा इजी था, पहाड़ी मार्ग है ये, उससे ज्यादा इजी था कि ये समुद्री मार्ग से जाएं। तो समुद्री मार्ग से जाने के आदी तो ब्रिटिशर्स हैं, लेकिन पहाड़ी मार्ग से हमला करने के आदी ब्रिटिशर्स नहीं है। और जो बर्मा के सिपाही थे वो पहाड़ी मार्ग से इनके ऊपर आक्रमण करते थे। भारत का जो वर्तमान पूर्वोत्तर राज्य है उन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था, तो ब्रिटिशर्स उसको मुक्त कराना चाहते थे। और वो सारे इलाके कैसे थे, पहाड़ी क्षेत्र थे, वहां पर आसानी से वो युद्ध नहीं कर पाते थे। इसलिए भारतीय सैनिकों को समुद्र के रास्ते जाने की बात यहां पर कही गई, वही घटना यहां पर लिखी है। तो बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट ने रेजिमेंट को जब बर्मा जाने का आदेश दिया गया तो रेजिमेंट ने समुद्र यात्रा करने का विरोध कर दिया। उसका भी रीजन वही है, रूढ़िवादी परंपरा। समुद्र यात्रा उस समय क्या है, समुद्र यात्रा क्या है, अधर्म का कार्य है, अधर्म का कार्य। ठीक है, मतलब अगर इसे कोई कर लेगा तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, और इतना धर्म भ्रष्ट हो जाएगा कि उसको बिरादरी से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। तो ये आदेश देना, जबरन सिपाहियों से ये काम करवाना, आप तलाश कर रहे हैं, आप ध्यान में रखिए, आप तलाश कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये इस क्वेश्चन का आंसर है यहां पर। ठीक है, इन सारे आंसर्स को आप लिखेंगे। इसी तरीके से अफगान युद्ध के दौरान हुआ, अफगान युद्ध के दौरान भी उनको यही सारी चीजें देखने को मिलती हैं।
कि उन्हें विदेश जाना है, वहां पे उनकी सेवा शर्तों के अकॉर्डिंग। अब जब अफगान युद्ध गए तो वहां पर खाने के लिए उन्हें, अब इसमें ज्यादातर जो सिपाही हैं वो उत्तर भारत के ही सिपाही हैं, और उत्तर भारत का जो सिपाही है वो ज्यादातर अवध रीजन से है। मैं आपको बताऊं, बंगाल छावनी में 70% से ज्यादा लोग जो हैं वो अवध से बिलोंग करते थे, और उनमें ब्राह्मण थे वो ज्यादातर। तो वो जो सिपाही हैं जब अफगान युद्ध के लिए भेजे जाते हैं, एक तो इनका सैलरी कट होता है, दूसरा उस समय यहां पर हमको ये भी देखने को मिलता है कि इनको खाने के लिए जो चीजें दी जा रही हैं वो इनके हिसाब की नहीं है, कुछ भी खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और कुछ भी खाने से इनका धर्म भ्रष्ट होगा ही होगा। अशुद्ध खा रहे हैं, अनैच्छिक चीजें खा रहे हैं, मांसाहार इनको प्रस्तुत किया जा रहा है, तो वो सब से इनका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। और इतना धर्म भ्रष्ट हो रहा है कि लोगों को यह समझ में आ रहा है, आम जनता में, आम जनमानस में सिपाहियों के प्रति सोच मालूम है क्या पैदा हो रही है? आम जनमानस में सिपाहियों के प्रति ये जब चीजें जब बाहर आती हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ऐसे तो सिपाही जो हैं भैया, जो जाएगा उसका तो धर्म भ्रष्ट होना है, अंग्रेज जो है टंके की चोट पे उसका धर्म भ्रष्ट करवा ही देते हैं, तो कोनो सिपाही अगर गया है तो उसको हम वापस गांव में नहीं आने देंगे। ऐसे करके उसका विरोध होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि सिपाही का मतलब धर्मभ्रष्ट व्यक्ति है, भले ही वो भारतीय हो, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, कुछ भी हो। तो ये सब चीजें जब होनी शुरू हुई तो यार सिपाही जब रिटायर होगा तो कहां जाएगा? रिटायर ना भी हो तो जब वो सेवा से छोड़ी अवकाश लेकर के, छुट्टी लेकर के अपने घर के लिए जाएगा तो कहां जाएगा? घर ने तो विरोध कर रखा है। इसमें एक एग्जाम्पल आपको मिल रहा है सीताराम सिपाही का। मालूम है, सीताराम सिपाही को उसके गांव वालों ने अपनी बिरादरी से बाहर कर दिया। और बिरादरी से बाहर होने का मतलब समझते हैं? बिरादरी से बाहर होने का मतलब आपको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, यहां तक कि आपका अंतिम संस्कार भी कोई नहीं करेगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं, थोड़ी सी फूहड़ भाषा का इस्तेमाल करें यदि अगर हम, तो इसी को बोलते हैं कुत्ते की मौत मरना। जैसे कि उसके बाद उसके अंतिम संस्कार का कोई लेथन नहीं उठाता है, कोई उसको देखना नहीं चाहता है, यत्र तत्र उसके शरीर के अवशेष बिखरते पड़ते रहते हैं, सड़ता गलता रहता है वह शरीर। ऐसी दुर्गतिपूर्ण मृत्यु कौन चाहेगा? ऐसा ही सीताराम सिपाही के साथ होना शुरू हुआ, ऐसे ही दूसरे सिपाहियों के साथ होना शुरू हुआ। तो ये सब जो चीजें थी, ये सब चीजों ने सिपाही को बागी बनाने का प्रयास किया। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, और नहीं है ध्यान में तो सोचना चाहिए कि आखिर एलीट क्लास के लोग जो हैं, राजा हैं, सामंत हैं, जमींदार हैं, साहूकार हैं, ताल्लुकेदार हैं, ये सब विद्रोह कर रहे हैं, बात समझ में आती है। उनकी चीजें, पुश्तैनी चीजें उनसे छीनी हुई हैं, उनके अधिकार, उनके ओहदे, उनका जो एक ठसक है, जो वो सब चीज उनसे छीनी गई है, वो विद्रोह कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन आम सिपाही क्यों ऐसा विद्रोह कर रहा है, जबकि वो तो ब्रिटिश सेना में ही शामिल है और उसे ब्रिटिश सेना से सैलरी भी मिल रही है? अच्छा, आप ये भी देखिए, भले ही 7 रुपए सैलरी कम है, लेकिन उस दृष्टिकोण से ये सैलरी जो कम बैठती है वो इसलिए कम बैठती है क्योंकि अंग्रेजों की सैलरी उनसे ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन तत्कालीन समय के हिसाब से 7 रुपए भी मतलब ठीक ठाक सैलरी है, आपका घर भूखा नहीं रहेगा, आप ठीक तरीके से कमा खा सकते हैं, वो वाला चीज है। और 27 रुपए जो घुड़सवार सेना के हैं वो तो उनके और ज्यादा अच्छे हैं। तो बेसिकली ऐसी सुविधा जिनको मिल रही हो, जीवन में रुपया पैसा मिल रहा हो, वर्दी मिल रही हो, और रॉब रुतबा तो मिल ही रहा है, सैनिक है भैया हमारे, तो वो सब चीजों को छोड़ करके वो विद्रोह क्यों कर रहा है, उसका रीजन मैंने आपको बताया। फिर आगे ईसाई बनने की अफवाह। ये इन सब चीजों के बीच में, ये सब चीजें जो हुई, इन सब चीजों के बीच में ये सब चीजें कॉमन है कि धर्म भ्रष्ट हो रहा है। लेकिन धर्म भ्रष्ट होने से क्या होगा? धर्म परिवर्तन होगा। धर्म परिवर्तन होगा तो उन्हें ईसाई बनवाया जाएगा। ये अफवाह भी तेजी से फैल रही है कि सबका ईसाई बनवाया जाए भैया, ठीक है, ऐसी चीजें फैल रही हैं। फिर छावनियों में मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट दे दी गई थी। इस घटना ने इस पूर्वाग्रह को या इस अफवाह को एक तरीके से हवा देने का काम कर दिया। छावनियों में ईसाई मिशनरियों का क्या काम? छावनियों में तो सैनिक होने चाहिए, लेकिन मोटिवेशन के नाम पे, डिवोशन के नाम पर जो है छावनियों में ईसाई मिशनरीज भेजे जाते थे, जो ईसाई धर्म का क्या करते थे? प्रचार करते थे। और ये किसके बीच प्रचार कर रहे हैं? सैनिकों के बीच प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यार समझना है ना, सैनिक अंग्रेज थोड़ी हैं, सैनिक तो भारतीय हैं। भारतीय सैनिकों को इस प्रकार का ये देना, तो एक तो ये अफवाहें जो हैं फैल रही हैं,
और बाकी मैंने आपको बताया ही कि हड्डी, आटे में चर्बी लगे कारतूस, ये सब चीजें जो थी वो सब सिपाही के विद्रोह का कारण बनती। तो आई होप कि आपको सिपाही के विद्रोह का क्या कारण था ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर एक क्वेश्चन, क्या सिपाही केवल इसीलिए विद्रोह कर रहे थे कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं? धार्मिक भावनाएं, केवल धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं इसलिए ही वो केवल विद्रोह कर रहे हैं? क्वेश्चन है। पर क्या धार्मिक भावनाएं ही आहत हुई हैं? नहीं। धार्मिक भावनाओं के अलावा वेतन और पदोन्नति, इस जैसी जो चीजें हैं, इस पर भी अंग्रेजों ने प्रहार किया है। मैंने आपको बताया कम वेतन मिलना, कम वेतन मिलना, पदोन्नति ना मिलना, पदोन्नति ना मिलना, और इसकी तुलना में यूरोपियों के साथ ये होना, यूरोपीय जो हैं उनका वेतन भी बढ़ना, उनकी पदोन्नति भी होना, ये लगातार होते रहना, ये भी एक विद्रोह का कारण है। यानी जिसको हम कह सकते हैं कि एक डिस्क्रिमिनेशन का जो भेदभाव का जो एक सैनिक भेदभाव, सैन्य भेदभाव जिसको कर सकते हैं, सैन्य भेदभाव। तो सैन्य भेदभाव जो है वो भी एक रीजन है, वो भी एक कारण है, वो भी एक तर्क है। और ये जो सैन्य भेदभाव है, ये सैन्य भेदभाव भारतीय वर्सेस यूरोपीय ज्यादा है, भारतीय वर्सेस यूरोपीय ज्यादा है। यहां तक कि अगर आप देखेंगे तो सैन्य अनुपात भी ठीक नहीं है, सैन्य अनुपात भी ठीक नहीं है। यूरोपीय अफसर के पद पर ज्यादा बैठे हुए हैं, सिपाही के पद पर कम है, और भारतीय सिपाही ज्यादा हैं, अफसर नहीं है। ये हमको यहां पर समझना है। तो ये भावनाएं जो हैं वो भी एक काम करती है। अब इस पॉइंट पर टी.आर. होम्स का एक कथन है, जरा ध्यान से देखिए। लिखा है, टी.आर. होम्स कहते हैं, सिपाही जानता था कि वह चाहे जितनी कर्तव्यनिष्ठा दिखाए, चाहे जितना बहादुर सैनिक बन जाए, उसे अंग्रेज सैनिक के बराबर वेतन कभी नहीं मिलेगा। 30 वर्ष के कर्तव्यनिष्ठ सेवा की 30 वर्ष की कर्तव्यनिष्ठ सेवा भी उसे अंग्रेज अफसर का मातहत होने से बचा नहीं सकती थी। यानी सैनिक सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के मातहत ही बन सकते थे। उनकी खातिरदारी करने वाले या छोटे पदों पर रहने वाले यही बन सकते थे। कितना बहादुर हो जाए वो सैनिक, कितना ही वफादार हो जाए, कितना ही कर्तव्यपरायण हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी गलती ये थी कि वो भारतीय थे, ये गलती थी उनकी। इसलिए उनको कभी भी एक सम्मानजनक वेतन और एक सम्मानजनक पदोन्नति कभी नहीं दी जाती थी। और ये सैन्य भेदभाव जो है उसका एक प्रबल प्रमाण है, जिसका विद्रोह जो है वो किसान सैनिक जो है वो कर रहे हैं। अब एक बहुत शानदार बात यहां पर लिखी है कि ये सैनिक हैं कौन, ये सैनिक कौन है। इन सैनिकों के सैनिक बनने की कहानी भी बड़ी लंबी है। अब उस चीज को तो मैं यहां नहीं कवर कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे सकता हूं। ब्रिटिशर्स जब एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं, अपना प्रसार करना शुरू करते हैं कॉलोनियल शासन का, औपनिवेशिक शासन का, तो उन्होंने सबसे पहले बड़े बड़े राजाओं, फिर सामंतों और जो छोटे छोटे नवाब हैं उन सब लोगों के ऊपर कब्जे करने शुरू किए। उसके बाद बारी आई किसानों की। ऐसी पॉलिसीज बनाई गई कि किसान जो हैं वो मजबूर हो गए या तो कंपनी में काम करने के लिए या फिर बाहर जाके नौकरी करने के लिए, क्योंकि ये ग्रामीण थे, बहादुर थे, पुष्ट शरीर वाले थे। तो अंग्रेजों ने इनको सेनाओं में भर्ती करना शुरू कर दिया। उससे उनके घर की गरीबी दूर हो सकती थी। हालांकि वो गरीब करने का काम भी, उनको गरीब बनाने का काम भी ब्रिटिशर्स ने किया। हालांकि ब्रिटिशर्स से पहले भी राजाओं ने भी किया, तो पहले से दुखियारी थे ही। अंग्रेज आए तो उन्होंने उसके ऊपर और बट्टा मार दिया, और फाइनली फिर उन्हें उठने का एक अवसर दिया गया कि तुम अपने घर की स्थिति हमारे यहाँ सैनिक बनकर के संभाल सकते हो। तो उनके पास कोई और चारे नहीं होते थे। तो बेसिकली ये जो सिपाही है ना, ये सिपाही कोई और नहीं है, किसान ही है। अब मान लेते हैं कि किसी एक घर में एक सिपाही जो है, एक व्यक्ति जो है वो सिपाही बन गया, तो उससे क्या हो रहा है, घर की आर्थिक स्थिति ठीक हो जा रही है। बाकी जो अन्य लोग हैं वो छोटी बहुत जो किसानी करना चाहते हैं वो अपनी किसानी खेती कर रहे हैं। तो उनके घर में अभी भी किसान हैं, उनके घर में अभी भी किसान है। उनमें से एक व्यक्ति सिपाही बन चुका है। और ब्रिटिशर्स जब इस किसान पर अत्याचार कर रहे हैं, जब इस किसान पर अत्याचार कर रहे हैं, तो बेसिकली अब ये किसान पे जो अत्याचार हो रहा है, ये बेसिकली उनके इस सिपाही के घर पे ही अत्याचार हो रहा है।
भले ही इस पर अत्याचार करने के लिए उसी सिपाही को नहीं भेजा जा रहा है, दूसरे सिपाही को तो भेजा जा रहा है, वो भी भारतीय है। तो कहीं ना कहीं एक चीज डेवलप हो रही है कि हमारे घर परिवारों के खिलाफ अंग्रेज अत्याचार हम ही से करवा रहे हैं। और इस चीज को लेकर के कई सारे अंग्रेज अधिकारी, जो देखिए यहां पर क्या लिखा है, अवध के 75,000 सैनिक सेना में शामिल थे। अवध के 75,000 सैनिक सेना, अवध के किसान जो हैं वो 75,000 सैनिकों के रूप में सेना में शामिल हैं, यानी 75,000 किसान जो है वो सेना में है। और आप अवध में ही उनके किसानों के साथ में जो है विरोध की जो नीतियां हैं वो बना रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं पच नहीं सकती है, उसको बचाया नहीं जा सकता है, ये चीज यहां पर देखने को मिलता है। राइट। नए भू राजस्व कानून ला करके लगान की दरें बढ़ा दी गई, लगान न चुका पाने की स्थिति में किसानों ने कर्ज लेना शुरू किया, इससे साहूकारों का कर्जा बढ़ता चला गया, साहूकारों के प्रति कर्जा बढ़ता चला गया। किसान इस प्रकार से न सिर्फ लगान बल्कि कर्ज के बोझ में दबता चला गया, भयंकर तरीके से दबता चला गया। लेकिन अंग्रेजों का एक सूत्रीय कार्यक्रम था, एक सूत्रीय कार्यक्रम। अंग्रेज क्या थे? कंपनी थे, और कंपनी क्या करती है? व्यापार। और व्यापार जो है वो व्यापारियों से हो रहा है, और व्यापारी का एक ही उद्देश्य है, व्यापारी का एक ही उद्देश्य है, और वो क्या है? लाभ या फिर पैसा कमाना। जब हम लाभ कमाने की बात करते हैं तो वो नैतिक रूप से भी कमाया जा सकता है, लेकिन जब हम पैसा कमाने की बात करते हैं तो नैतिक अनैतिक किसी भी रूप से आप कमा सकते हैं। तो लाभ चाहिए उन्हें नैतिक अनैतिक किसी भी रूप से, पैसा चाहिए उन्हें नैतिक अनैतिक किसी भी रूप से। तो नैतिक रूप तो कहां ही बचा। ठीक है, मतलब छावनी का मकसद जो है वो अधिक कर वसूली है, कंपनी का मकसद। उसका एक उदाहरण है, उसका एक उदाहरण है, जरा देखिए यहां लिखा है 1812 में बरेली में कर उगाही की एक घटना। और कर उगाही करी गई मात्र 10 माह में, इतनी कर उगाही करी गई, इतनी नहीं करी गई, इतनी अधिक की गई, 14,73,188 रुपए अधिक कर। अधिक कर यानी जितना कर लगाया गया था, समझिए इस बात को, जितना कर ऑथेंटिकेटली लगाया गया था वो भी ज्यादा ही था, उतना तो वसूला ही इन सिपाहियों ने, लेकिन लूट मार करके कर उगाही जो करी गई, उस कर उगाही में 14,73,188 रुपीज ज्यादा वसूले गए। और इसको करने के लिए अंग्रेजों को कुछ नहीं करना था, बस केवल सिपाहियों के माध्यम से क्या कराना था? सिपाहियों के माध्यम से या हम कह सकते हैं बल प्रयोग करना है, बल प्रयोग। लाठी डंडा दिखा करके इनसे सारी चीजें छीन लेनी है। ये चीज हमको यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, ये चीज हमको यहां पर देखने को मिल रही है कि सिपाहियों के माध्यम से बल प्रयोग करते हुए ये चीजें यहां पर देखने को मिल। कहने का अर्थ ये है कि ये तो बड़ा आसान तरीका है। ये अगर आपसे आज लाभ कमाने के लिए कहा जाए, पैसा कमाने के लिए कहा जाए, तो आपकी तो कमर टूट जाएगी मेहनत करते करते। वहां कुछ नहीं करना था, वहां कमर तोड़नी थी लोगों की। इट वॉज वेरी सिंपल। कहां जाएंगे शिकायत करने, सब तो अपने लोग हैं। तो ये घटना बहुत ही मतलब अजीबोगरीब है। अब ऐसा नहीं है कि केवल किसान दुखी है, सामंत भी दुखी है। क्यों? क्योंकि सामंत जैसे मान लेते हैं जमींदार है, अब जमींदार ही यहां से लगान उगाही करके अंग्रेजों को देता था, लेकिन अंग्रेजों ने तो बड़ा आसान रास्ता ढूंढ लिया, हमें इनकी जरूरत ही नहीं है, हम तो सीधा किसानों के ऊपर अत्याचार करेंगे, पैसा लेंगे, बीच में बिचौलियों को पैसे देने की जरूरत क्या है। तो इनकी जमीनें जो है वो नीलाम होने लगी, इनकी जमीनें क्या होने लगी? नीलाम होने लगी। तमाम सारे इस प्रकार के भू राजस्व के नए कानून लगाए गए थे। जैसे एक सूर्यास्त कानून आया था, उसमें यह कहा गया कि जो लगान वाली भूमि है उसका लगान वसूल करके आप दीजिए, नहीं दे पाएंगे तो आपकी नीलामी कर दी जाएगी। तो इस तरीके से भी तमाम सारे सामंत दुखी हैं। शिल्पकार और दस्तकार जो हैं उनका दमन कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि जो मार्केट है, मार्केट, उसमें ब्रिटिश वस्तुओं का बोलबाला है। ब्रिटिश वस्तुओं का बोलबाला है, और इनके द्वारा जो बनाई गई जो चीजें हैं वो खरीदने का कोई खरीदार नहीं है, इनका कोई खरीदार नहीं, इनकी वस्तुओं का कोई खरीदार नहीं,
तो ये बेचारे टूट गए हैं। मतलब किसान तो बर्बाद हुए ही, शिल्पकार और दस्तकार भी बर्बाद हुए। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारतीयों को असभ्य कहा। भारतीय क्या है? असभ्य हैं। और उन्होंने न सिर्फ असभ्य कहा बल्कि ये भी कहा कि चूंकि ये भारतीय असभ्य हैं तो इनको सभ्य बनाना भी मेरा कार्य है। ठीक है, सभ्य बनाना जो है ये अंग्रेजों का कार्य है, अंग्रेजों का कर्तव्य है, ये उन्होंने कहा। और जब ये कहा तो इसके लिए वो सुधार लाना शुरू करते हैं, सुधार कार्य करते हैं। अब उन्होंने ये सब बड़े ही ठोस आधार पर कहा। कुछ चीजें ऐसी थी भी, अगर आज की दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि अंग्रेजों ने ठीक किया, जैसे सती प्रथा। अब सती प्रथा जैसी चीज जो है वो भारत में अच्छी तरीके से व्याप्त है, लेकिन इसी आधार पर अंग्रेजों ने क्या कहा कि सती प्रथा करने वाले अमानवीय लोग जो हैं ये हैं भारतीय, इनके अंदर जरा सी भी दर्द नहीं है, जरा सा भी, मतलब ये बूचर हैं एक तरीके से। ऐसा ब्रिटिशर्स जो हैं वो बता रहे हैं कि भाई ये तो अमानवीय व्यवहार है, अमानवीय कृत्य है। एक भारतीय व्यक्ति होकर के आप दूसरे भारतीय व्यक्ति को कैसे मार सकते हैं, वो भी जीवित, वो भी महिला को, कितनी सुकुमार होगी वो कभी। तो फिर अब आज की दृष्टि से तो आपको भी लगेगा कि यार ये तो बात सही है, लेकिन उस समय मैंने हमेशा कहा कि तत्कालीन समय क्या कह रहा है। तत्कालीन समय को यह लग रहा है कि सती प्रथा जैसी जो धार्मिक प्रथाएं हैं, सती प्रथा पर प्रहार करना और इस तरीके की धार्मिक प्रथाओं के ऊपर जोरदार प्रहार करना ये ठीक नहीं है। और चूंकि ये ठीक नहीं है तो भारतीयों को ऐसा लग रहा है या हिंदुओं को ऐसा लग रहा है कि ये तो हमारे धार्मिक जो मान्यताएं हैं उस पर सीधा का सीधा आरोप है, सीधा का सीधा इसके ऊपर। तो यहां पर वही लिखा है कि सामाजिक धार्मिक परंपराओं में परिवर्तन करना, जैसे सती प्रथा का कानून ला देना, अब सती नहीं होगी। उस समय आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार से महिलाओं को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, लेकिन उन्होंने महिलाओं की शिक्षा पर जोर देना शुरू कर दिया। आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि उस समय मान्यता ऐसी थी कि महिलाओं को पढ़ा देने से, यदि महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी, लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, तो ये अपने पतियों को घर से निकाल देंगी कल को, इसलिए इनको पढ़ाना नहीं है, इसलिए इनको सिर्फ जो है चौका बर्तन करवाना है। ये वाले जो स्टेटमेंट है ये विपिन चंद्रा जी की किताब में लिखा है जो आधुनिक भारत का इतिहास है, वहां पढ़िएगा, ये स्टेटमेंट वहां लिखा है। तो बड़ा अच्छा स्टेटमेंट है, इससे आपको त्वरित रूप में यह समझ में आएगा कि किस तरीके की दकियानूसी विचार उस समय थे। लेकिन ये दकियानूसी विचार आपको मालूम नहीं होगा, ये दकियानूसी विचार पुरुषों ने फैलाए जरूर, लेकिन इसे स्वीकार महिलाओं ने किए। एक महिला अपनी बेटी को यह समझाएगी कि आगे चल करके तुम्हें पति की सेवा करनी है, पति से जवाब सवाल नहीं करना है, उससे झगड़ा नहीं करना है, वो देवता हैं, पति देव हैं ये, और फिर वो महिला उसे एक्सेप्ट करेगी। तो ये दकियानूसी विचार स्वयं महिला एक्सेप्ट कर रही है। ऐसे में जब ब्रिटिशर्स इस चीज में सुधार लेकर के आएंगे और जब ये सब सारी चीजें चलेंगी कि महिलाएं शिक्षित होंगी, ये सारी होंगी, तो एक तरीके से उनकी जो वो कहीं ना कहीं सामाजिक धार्मिक मान्यता की तरह वो हो गई। तो ऐसी परंपराओं में परिवर्तन भी एक तरीके से रोष का कारण बना। वो जो उच्च वर्ग के मौलवी थे या जो पंडित थे या जो भी लोग अपने धार्मिक चीजों पे प्रहार के तौर पे इन सुधारों को देखते हैं, वो अंग्रेजों का विरोध करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब सवाल यह है कि विद्रोह हुआ और आपने ये भी ढूंढ लिया कि सवाल में विद्रोह क्यों हुआ, और फिर आपने ये भी तलाश लिया कि उस विद्रोह में आखिर सैनिक क्यों आगे आए। इन सब के बाद एक और सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या ये जो विद्रोह हुआ ये सुनियोजित था। तो आप देखेंगे कि इसका तर्क ये है कि वह सुनियोजित नहीं था। अब कोई भी चीज अगर सुनियोजित होती है तो उसके सफलता के प्रतिशत बढ़ जाते हैं, इसके सफलता के प्रतिशत थे ही नहीं। ये श्योर था कि असफल होगा, ये आज की दृष्टि से देखने में पता चलता है। तो अगर सुनियोजित होता तो असफल होता ही क्यों वो, इसका मतलब है कि सुनियोजित नहीं था। ना होने के कुछ तर्क हैं, जैसे नेताओं के काम करने का तरीका। नेताओं के काम करने के तरीके में आपसी तारतम्यता नहीं देखने को मिलती। आपसी तारतम्यता का मतलब
जो इंटरनल कनेक्टिविटी चाहिए, एक दूसरे के साथ जो सहयोग चाहिए, जैसे ब्रिटिशर्स आपस में कनेक्टेड थे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे जब 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ, 1757 में प्लासी का जब युद्ध हुआ, तो उस युद्ध से पहले आपने देखा कि एक घटना घटित हुई जिसे कालकोठरी की घटना कहा जाता है। 1756 में सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता की कोठरी थी उसमें कई सारे लोगों को बंद कर दिया था, जिसमें जो है ब्रिटिशर्स की मौत हो गई थी। और अंग्रेजों को पहली बात तो कलकत्ता से भगा दिया था सिराजुद्दौला ने हरा करके। तो वो अंग्रेज जब भागे तो उनकी सहायता मद्रास छावनी ने करी, मद्रास प्रेसिडेंसी ने, मद्रास प्रेसिडेंसी से सहायता आई, मद्रास प्रेसिडेंसी की सहायता ये आई। और इस सहायता का लाभ उठा करके बंगाल में जो है वो, अब सोचिए बंगाल प्रेसिडेंसी खाली करा ली गई और मद्रास प्रेसिडेंसी ने फिर साथ दिया और फिर प्लासी के युद्ध में विजय हासिल हुई। ये जो इंटरनल कनेक्शन है ना, ये जो आपसी तारतम्यता है, ये भारतीयों में नहीं देखने को मिली। ऐसा नहीं देखने को मिला कि अवध हारा तो कानपुर साथ देता, कानपुर हारा तो क्या नाम है आपका, बिहार साथ देता। सबने अपनी अपनी अलग अलग लड़ाई लड़ी, एक तारतम्यता हमको देखने को नहीं मिलती। तो नेताओं के ये काम करने का तरीका जो है ये बताता है कि सुनियोजित नहीं। नाना साहेब और मौलवी अहमद शाह विद्रोहियों को भड़काए थे या नहीं भड़काए थे, इनके भड़काने से विद्रोह हुआ था या नहीं हुआ था, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई प्रमाण नहीं। इसके अलावा छावनियां जो हैं आपस में गुप्त रूप से संपर्क, हाँ ये है कि इन लोगों ने छावनियों से, अलग अलग छावनियों से गुप्त रूप से संपर्क साधे थे, लेकिन वो कितने संपर्क थे, उन संपर्कों की गहराई क्या थी, उन संपर्कों की गहराई क्या थी, इसका कोई प्रमाण नहीं। अब जब प्रमाण नहीं है तो सुनियोजित है या नहीं है पता नहीं चल रहा है। एक और अफवाह चलती है कि उस समय जो विद्रोह का जो सिंबल है, जो संकेत है, वो संकेत रोटी और कमल का फूल था, परंतु ये भी, इसके भी कोई ठोस सबूत नहीं है कि ऐसा रहा होगा। ये सिर्फ कहने की बात लगती है कि ऐसा रोटी और कमल दे दे करके सांकेतिक रूप से विद्रोह में शामिल होने की बात करी गई, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ये सारी चीजें ये शो करती हैं कि संभवतः ये जो आपका विद्रोह है ये सुनियोजित विद्रोह नहीं। उसके पीछे एक और तर्क भी है सुनियोजित ना होने का, क्योंकि इनके आक्रमण गुप्त तरीके से हुए थे, क्योंकि ये सैनिक विद्रोह थे और सैनिक जो थे ये ब्रिटिश सेना में ही शामिल थे, तो ये खुल करके विद्रोह कैसे कर सकते थे। इनकी प्लानिंग तो गुप्त तरीके की ही रही होगी, और जब कोई चीज गुप्त तरीके की प्लानिंग में है तो इनका जो कम्युनिकेशन है वो जनरली ओरल रहा होगा या सांकेतिक रहा होगा, जो ब्रिटिशर्स की पकड़ में ना आए। तो ऐसे में जब ब्रिटिशर्स की पकड़ में ना आने वाले संकेतों का इस्तेमाल किया गया हो, या फिर ब्रिटिशर्स के संपर्क में ना आ पाए, मान लेते हैं पत्राचार हुआ भी, तो जिसको पत्र मिला उसने पत्र को पढ़ने के पश्चात उसमें लिखी संदेश को पढ़ने के बाद उसको क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो अब पता नहीं है कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ, परंतु ये गुप्त संदेश कितनी बार भेजे जा सकते थे, जबकि सामने एक सुसज्जित सेना हो, जबकि उसके पास भी अपने एक गुप्तचर प्रणाली हो, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ कार्य करने वाले यूरोपीय संगठन हो। तो ऐसे में अगर ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन के रूप में काम कर भी रहे हैं तो कितने दिन कर सकते थे। स्वाभाविक सी बात है कि सुनियोजित नहीं हो सकती थी ये चीजें। तो ये भी देखने को मिलता है कि विद्रोह जब शुरू हुआ तो उस समय कोई संगठन नहीं है, लेकिन बाद में संगठन बनाने की कोशिश करी गई है। इन्हीं में से आप देखेंगे एक घटना देखने को मिलती है कि जब दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया तो जो बहादुर शाह जफर थे, बहादुर शाह जफर जो थे, जब उनको बादशाह हिंदुस्तान पुनः घोषित कर दिया गया तो उन्होंने नजदीकी जो राजा और नवाब हैं, राजा और जो नवाब हैं, उनको जो है पत्र भेजे और पत्र भेज करके युद्ध में शामिल होने की बात करी या क्रांति में शामिल होने की बात करी। और फिर वही है, अवसर उन लोग को मिला कि ठीक है यार कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो उस समय दिल्ली जो है वो उसको चलाने का काम एक प्रशासकीय अधिकरण का हुआ। अब वो जो प्रशासकीय अधिकरण है वो 10 सदस्यीय है। अब इन 10 सदस्यों में से 6 सदस्य जो हैं वो सैनिक हैं और जो 4 सदस्य हैं वो अन्य प्रशासनिक इकाइयों से, प्रशासनिक इकाइयों से। और इसमें भी इन सब के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष बहादुर शाह जफर हैं।
और बहादुर शाह जफर जो हैं वो केवल हाँ या ना, जैसे आज अध्यक्षीय प्रणाली हमारे यहाँ चलती है तो उसमें अगर हम देखेंगे कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं, संसदीय प्रणाली चलती है बेसिकली हमारे यहाँ, तो जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति महोदय हैं वो अध्यक्ष की भांति केवल मतलब उनका हाँ या ना का साइन करने का निर्णय रहता है, बाकी डिसीजन जो है वो मंत्रिपरिषद, संसद, ये सब लोग लेते हैं। वैसे ही ये अधिकरण कार्य कर रहा था। तो एक तरीके से सैन्य डिक्टेटरशिप यहां पर देखने को मिलती है। तो ये एक संगठन है जो बनता हुआ दिखाई देता है, अदरवाइज तो कोई संगठन खास हमको देखने को मिलता नहीं। अब इस संगठन ने क्या किया कि बहादुर शाह के नाम पर ही 10 सिक्के ढलवाए और इन 10 सिक्कों को ढलवा करके उस पर राजाज्ञाएं, उस पर जो राजाज्ञाएं हो सकती थी वो राजाज्ञाएं उन्होंने लिखवाई और इन्हीं राजाज्ञाओं के माध्यम से ये राजाज्ञाएं लिखवाई गई। इन्हीं राजाज्ञाओं के माध्यम से इन सिक्कों को अलग अलग जगहों पर भेज करके बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में शासन के नेतृत्व में विद्रोह को बढ़ाने की बात यहां पर करी गई। अब इसका परिणाम यह हुआ कि आप देखेंगे कि सभी जो विद्रोही हैं, मतलब जैसे झांसी से विद्रोह हो रहा है, कहीं से भी विद्रोह हो रहा है, सब विद्रोह को लेकर के दिल्ली तक लाना चाहते हैं। सभी लोग विद्रोह को लेकर के कहां तक लाना चाहते हैं? दिल्ली तक, दिल्ली लेकर के आना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि केंद्रीय जो नेतृत्व है वो काम कर रहा है, लेकिन उस केंद्रीय नेतृत्व तक लाने के लिए जो बल चाहिए वो बल पर प्रहार ब्रिटिशर्स ने कर दिया। इसकी वजह से ये जो सब लोग दिल्ली जाने का काम कर रहे हैं वो फलित नहीं हो पाता है। अंततः जो है वो संघर्ष वर्षों, 1 वर्ष तक तो लगातार चलता रहता है। अब देखिए उसका रीजन भी है कि ये फलित क्यों नहीं हो पाता है। अब जैसे भारतीय सिपाही हैं, जब वो सिपाही थे तो मान लेते हैं कि उनको ये आसानी से शस्त्रागारों के बारे में मालूम रहा होगा, तो उन्होंने शुरुआत में क्या किए, तमाम सारे शस्त्रागार जो थे उन शस्त्रागारों को लूट लिया। अब इस लूटे गए शस्त्रागार से जो उन्हें हथियार मिले, उन्हीं हथियारों से इन्हें विद्रोह करना था। पर यार लूटे हुए शस्त्रागार से आप कितना दिन तक विद्रोह कर सकते हैं, जबकि आपके समक्ष जो है एक सुनियोजित सेना खड़ी है। इनका मुकाबला जो है वो एक सुनियोजित सेना के साथ है, ठीक है, ये सुनियोजित सेना के साथ है। कब तक आप संघर्ष करते रहेंगे? फिर आपके पास में धन भी नहीं है, फिर आपके पास में संचार माध्यम भी नहीं है, तो ऐसे में संचार माध्यम ना होने की वजह से, धन ना होने की वजह से, पर्याप्त शस्त्र ना होने की वजह से जो एक केंद्रीयकृत निर्देश होना चाहिए था वो केंद्रीय निर्देश भंग होता हुआ नजर आया, भंग होता रहा। इसका परिणाम यह हुआ कि सबको अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ी, क्योंकि जिसके पास जिस प्रकार की जो सुविधा थी वो उसी के अनुसार अपनी लड़ाई लड़ रहा था। सुनियोजित होने के लिए तो सारी चीजें एक जगह एकत्रित होनी चाहिए थी, जो कि ब्रिटिशर्स के पास थी, भारतीयों के पास नहीं थी। अब विद्रोहियों के लिए एक खास बात यह है कि एक तो ये मैंने आपको बात बता दी कि क्योंकि वो सुनियोजित नहीं थे। जरा देखिए यहां पर, आप जो तमाम सारी चीजें पढ़ रहे हैं यहां पर देखिए, क्या आपको पता चलता है कि यार विद्रोह जो है वो सुनियोजित नहीं था। फिर आपको यहां पर यह पता चलता है कि सुनियोजित ना होने के साथ साथ एक केंद्रीय जो शासन है, केंद्रीय जो नेतृत्व है वो बनाया जरूर गया, लेकिन वो अभावपूर्ण ही रहा। स्थानीय लोगों ने अपने अपने रूप से अलग अलग करते हुए लड़ाई लड़ी। तब स्वाभाविक है कि विद्रोह असफल हुआ। तो असफलता के कारणों में हम इस चीज को समझ सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि विद्रोहियों का साथ जो है सहानुभूति के रूप में, जनसाधारण का जो सहानुभूति है वो विद्रोहियों के साथ में। लेकिन अब इन जनसाधारणों में समझिए, जो लोग विद्रोह में शामिल नहीं है और एक आम आदमी उसमें शामिल नहीं हुआ, मतलब खुल करके शामिल नहीं हुआ, मन से तो शामिल हुआ। क्योंकि मन से क्यों शामिल हुआ? कि अंग्रेजी शासन तो कोई नहीं चाहता था, लेकिन उसका विरोध करने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। अब जिन लोगों ने हिम्मत उठाई उनका मानसिक साथ तो लोग देने के लिए तैयार थे। जैसे मान लेते हैं कहीं से सिपाही जा रहे हैं तो उनके जाने का रास्ता बना दिया, रास्ते में उनको पानी उनी दे दिया। तो लेकिन अब यूं कहो कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, आओ लड़ो मरो हमारे साथ विद्रोह, ये एकजुटता जो होनी चाहिए थी वो नहीं जुटा पाए। फिर उनमें भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा वर्ग है जो शिक्षित वर्ग जिसको हम कहेंगे, व्यापारी वर्ग हम कहेंगे जिसको। तो व्यापारी जो वर्ग है, अब यही तो जनसाधारण है, शिक्षित जो लोग हैं, इन शिक्षित वर्गों ने और कई सारे तो भारतीय शासक ने
अंग्रेजों का साथ दिया। आपको मैं बताऊं, कलकत्ता में शिक्षित वर्ग के लोगों ने बाकायदे मंदिर में प्रार्थना करी कि ब्रिटिशर्स जीतें, तो वो साथ यहां पर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि विद्रोहियों द्वारा जो हिंसा की जा रही थी, अब विद्रोही जो थे उनका उनका जो तरीका था वो कैसा था? वो तो हिंसात्मक था, हिंसात्मक था। और हिंसात्मक रवैये को शिक्षित वर्ग जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। वो इन्हें लग रही थी कि जैसे आजकल के दंगाई होते हैं ना, आप आज भी इसी चीज को सोच करके देखिए, जब भी कहीं दंगा होता है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कभी भी दंगे में शामिल होते हैं? दंगे में प्रत्यक्षता आप शामिल नहीं होते, आपकी भावनाएं भले शामिल हो जाएं। तो वैसा ही यहां पर भी हो रहा था कि विद्रोहियों का साथ जो है वो शिक्षित वर्ग नहीं दे रहा था, बल्कि विद्रोहियों के विरोध में थे शिक्षित वर्ग। व्यापारी, क्योंकि इनको जो है अंग्रेजों से सीधा मार्केट में लाभ होता था, अगर ये अंग्रेजों का साथ देते थे तो, नहीं देते थे तो बड़ा नुकसान है। भारतीय शासक, इनको भी बैठे बैठाए पेंशन मिलती थी, तो ये ब्रिटिशर्स का साथ देने के लिए तैयार रहते थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं कि लोग ये सफल नहीं हो पाए। अब सफल ना होने का एक आंकड़ा जरा देखिए। जब हम कहते हैं कि 1857 की क्रांति जो है वो सफल नहीं हुई, क्रांति जो है वो सफल नहीं हुई, तब हम ये भी देखते हैं कि इसे बलपूर्वक क्या कर दिया गया? बलपूर्वक दबा दिया गया, दबा दिया गया, अर्थात इसका दमन कर दिया गया। किसका दमन कर दिया गया? इस क्रांति का। तो जब हमने कहा कि इसे बलपूर्वक दबा दिया गया, तो ये बल है कौन? क्या ये यूरोप से सैनिक लाए गए थे? इतने सारे मात्रा में आए थे कुछ, ऐसा नहीं कि नहीं आए, लेकिन क्या इतनी बड़ी मात्रा में बलपूर्वक दबाने के लिए बाहर से लोग मंगाए गए थे? नहीं। ये जो बल है, इन बल में एक बड़ा योगदान भारतीयों का है। जैसे उदाहरण के तौर पर 1700 ब्रिटिश सैनिक और 3200 भारतीय सैनिक दिल्ली पर पुनः कब्जा करने के लिए पहुंचे। जब शुरुआत में दिल्ली पर बागी सैनिकों ने कब्जा कर लिया, तो उसे अंग्रेजों ने बागी सैनिकों से मुक्त कराने के लिए तमाम जगहों से सैन्य सहायता बटोरी। इसमें पंजाब के सैनिक बहुत सारे थे, पटियाला से बहुत सारे सैनिक आए हुए थे। तो 1700 जहां ब्रिटिश सैनिक हैं, उससे ज्यादा, लगभग दुगने आप देखेंगे भारतीय सैनिक हैं जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा किया। तो बेसिकली ये जीत किसकी है? ये अंग्रेजों की है? नहीं। अब उसमें भी एक उदाहरण और देखने को मिलता है कि कश्मीरी गेट पर सैनिकों ने, विद्रोही सैनिकों ने जम करके एक अपना, क्योंकि यहीं से एंट्री कर सकते थे, वो कश्मीरी गेट में ही पूर्वी तरफ से, पश्चिम उत्तर तरफ से जो है वो एंट्री कर सकते थे दिल्ली में। तो वो एंट्री ना हो इसलिए एक चाक चौबंद व्यवस्था जो है विद्रोहियों ने वहां पर करी थी, पर उनको उखाड़ फेंकने के लिए कश्मीरी गेट में 6 ब्रिटिश और 24 भारतीय सैनिक, उन्होंने कश्मीरी गेट को उखाड़ फेंका। इन 24 भारतीयों में से 10 पंजाबी और शेष आगरा और अवध के ही सैनिक थे। अब सोचिए, इसी रीजन में, इसी क्षेत्र में विद्रोही विद्रोह कर रहे हैं और यहीं के अधिकतर लोग ब्रिटिशर्स का साथ देते हुए, तो दमन जो है यहीं के लोगों ने ही कर दिया है। दमन जो है वो यहीं के लोगों ने ही कर दिया है। तो वही यहां पर बताया जा रहा है कि जो सिपाहियों को एक जो भारतीय साथ मिलना चाहिए था, असफलता के कारणों में न सिर्फ हम अनियोजित योजना का साथ दें या फिर प्रमुख नेतृत्व क्षमता ही कारण ना माने, या धन या सैन्य संसाधनों का ना होना यही केवल कारण ना माने, बल्कि संपूर्ण भारतीयों का साथ ना देना, या समझ ही नहीं पाए वो कि हमें साथ देना चाहिए कि नहीं, कन्विंस्ड ही नहीं हो पाए। इसमें गलती सैनिक या नेतृत्वकर्ताओं की मानी जा सकती है कि वो कन्विंस ही नहीं कर पाए कि भाई तुम्हें साथ हमारा देना है, आखिर हम क्यों विद्रोह कर रहे हैं। वो इस चीज को समझा नहीं पाए, या यूं कह सकते हैं कि ये उस चीज को समझ ही नहीं पाए। विद्रोहियों को नेताओं से मदद नहीं मिली। तमाम सारे नेता थे जिनसे विद्रोहियों को मदद मिली। खास तौर से दिल्ली की जब बात करें, तो दिल्ली के बहादुर शाह जफर बादशाह हिंदुस्तान घोषित जरूर कर दिए गए थे, उसके बावजूद भी वो अंदरूनी तरीके से ब्रिटिशर से चर्चा कर रहे थे, सुरक्षा के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ऊपर वो निर्भर थे खुल करके। जबकि यहां आपके सैनिकों ने आपको क्या बना दिया था? बादशाह हिंदुस्तान बना दिया था दोबारा से। उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि खुल करके सहयोग नहीं मिला। एक भावना थी, एक संशय की भावना थी। उस संशय की भावना ने इनको असुरक्षित महसूस कराया, और उस असुरक्षा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने हाथ फैलाए।
तो एक तरीके से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो मदद मिली नहीं। और वैसे भी ये तो खुद नहीं बने थे, इनको तो सैनिकों ने जो है बादशाह हिंदुस्तान दोबारा घोषित कर दिया था, बनना तो नहीं चाहते थे, तो दबाव में आकर के बना दिए गए। वहीं अगर अवध के तालुकेदारों की बात करी जाए तो अवध के तालुकेदार, जब अवध पर कुशासन का आरोप लगाया गया तो उस समय तमाम सारे जो तालुकेदार हैं उनके ताल्लुक छीन लिए गए थे। प्रारंभ में इनके क्या किए गए, प्रारंभ में इनके ताल्लुक जो है वो छीन लिए गए, ताल्लुक छीने गए, एक तरीके से जमींदारी मान लीजिए, छीने गए। लेकिन जब विद्रोह हुआ और ये देखा गया कि कहीं तालुकेदार भी इसमें शामिल ना हो जाएं, तो तालुकेदार विद्रोहियों में शामिल ना हो इसलिए ब्रिटिशर्स ने एक जाल फेंका जिसमें कहा गया कि अगर आप लोग शामिल होंगे तो आपके छीने गए जो ताल्लुक हैं वो वापस नहीं किए जाएंगे, यदि अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपके छीने गए ताल्लुक वापस भी हो सकते हैं बाद में। तो ये तो लालची स्वभाव के लोग ही, उन्हें अपना हित दिखाई दिया और उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया नहीं। अब ये वो सारी चीजें थी जो लोगों को एक सूत्र में बांध नहीं रही थी। अगर बांध लिए होती तो फिर स्वरूप कुछ और होता, लेकिन क्योंकि नहीं बांध पाई इसलिए स्वरूप यह हुआ कि हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज थी जो एक सूत्रता में बांध रही थी, और वो क्या थी, वो थी घृणा। किसके प्रति, अंग्रेजों के प्रति, अंग्रेजों के प्रति घृणा। ये एक चीज थी जो कि बांट रही थी अंग्रेजों को और जोड़ रही थी भारतीय नेतृत्वकर्ताओं को। अब आपने देखा कि चाहे स्थानीय राजा हो, शासक हो, इन सबको अंग्रेजों से खतरा था, ठीक है। सामंत वर्ग हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छोटे राजा हो, चाहे वो नवाब हो, ये सब लोग जो हैं, ठीक है, चाहे वो आपके शिल्पकार हो, शिल्पकार या दस्तकार हो, ये सब लोग जो हैं कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का शिकार थे। तो जो घृणा है वही घृणा कि अंग्रेजों का बहिष्कार, अंग्रेजों के कारण सबको अलग अलग तरीके का नुकसान हुआ है, तो सब अंग्रेजों के प्रति घृणा करते हैं, ये एक मूल भावना थी जो लोगों को जोड़ रही थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर ये सब लोग जुट करके एक साथ अगर मान लेते हैं कि एकीकरण करके अटैक करते भी, तो समस्या ये भी है कि सुनियोजित जब हम कोई काम करते हैं तो सुनियोजित काम करने के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं। यहां उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे, ना तो तत्कालीन उद्देश्य और ना ही भविष्य के उद्देश्य। तत्कालीन उद्देश्य में का मतलब, तत्कालीन उद्देश्य तो चलो फिर भी थोड़ा बहुत क्लियर था कि हमें अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों को भगाना है, ये तत्कालीन उद्देश्य मान लेते हैं, क्लियर है। लेकिन भगाने के बाद क्या, भविष्य क्या होगा? क्या फिर से ये सारी चीजें होंगी, अलग थलग लोग काम करेंगे, फिर से अलग अलग शासक बन जाएंगे, या स्थानीय नेतृत्वकर्ता ही अपना शासन संभालेंगे, या फिर कोई केंद्रीय शक्ति बनेगी? आखिरकार एग्जैक्टली क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम था। लेकिन जिन लोगों ने साथ नहीं दिया था उन्हें यह जरूर मालूम था कि इतनी बड़ी सैन्य शक्ति में ब्रिटिशर्स ही जीतेंगे, और यदि अगर हमने साथ दिया तो जो लोग अंग्रेजों का साथ दिए होंगे तो लोगों का, उन लोगों का अंग्रेज कायदे से बदला चुकाएंगे, उनसे कायदे से बदला लेंगे, और वो बदला लेने की भावना से अत्याचार करेंगे। उसी अत्याचार से बचें इसलिए ही लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया और इन सिपाहियों का साथ नहीं दिया। यह भी एक कारण है कि हार जो है वो सामने देखने को मिलती है। जिस दौरान यह घटना घटित हो रही है उस दौरान नेतृत्व का अभाव होना ये कितनी बड़ी बात है, ये जरा सुनिए जॉन लॉरेंस के कथन में। वो कह रहा है कि अगर उनमें में से एक भी योग्य नेता निकला होता तो हम सदा के लिए हार जाते। आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी बात स्वयं ब्रिटिशर्स लिख रहे हैं। एक भी योग्य योद्धा नहीं था, एक भी योग्य नेतृत्वकर्ता नहीं था जिसने एक दिशा प्रदान की होती, जिसने एक युद्ध पश्चात उद्देश्य प्रदान किया होता। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो निस्संदेह उसी समय ही भारत की निस्संदेह जो है वो जीत होती। खैर, इन्हीं सब कारणों से ये जो है 1857 की क्रांति जो है वो पतन की ओर बढ़ गई। इसमें सबसे पहला पतन जिसका हुआ वो दिल्ली का हुआ, 20 सितंबर सन 1857। ठीक है, ये दिल्ली के पतन की तिथि है। और इसके पश्चात आप देखेंगे कि एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें बहादुर शाह जफर जो हैं, बहादुर शाह जफर जो हैं, ये अपने परिवार के साथ हुमायूं के मकबरे में जा छुपे।
हुमायूं के मकबरे में जा छुपे। उन्हें जो है वहां से पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उनके ऊपर मतलब देशद्रोह का आरोप लगाया गया और उनके ऊपर कार्रवाई की गई और उसके बाद उनको राष्ट्र से, देश से निकाल दिया गया। तो वो और उनकी पत्नी जो है वो यहाँ से रंगून भेज दिए गए, ये सबको मालूम है। उनके बेटे जो थे वो भी यहाँ पर छुपे हुए थे, उनको पकड़ करके हलाल कर दिया गया, उनको मार डाला गया। झांसी की बात करें तो 17 जून सन 1858 झांसी की रानी, ये वो तिथि है जिस समय झांसी की रानी जो है वो शहीद हो गई। अंततः युद्ध लड़ते लड़ते वो उनकी जो है डेथ हो गई। मृत्यु के पश्चात जिनसे उनका आमना सामना हुआ था वो जनरल ह्यूरोज था। जनरल ह्यूरोज को ही वो बार बार पराजित करती आई थी, लेकिन अंततः जो है जनरल ह्यूरोज ने रानी को पराजित किया और उसने, जब रानी की मृत्यु हो गई, वह गिर पड़ी, तब उस जनरल ह्यूरोज ने कहा, यहां वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। इस प्रकार झांसी, नाना साहेब 1859 की शुरुआत में अगर हम देखेंगे, उससे पहले वो विद्रोह करते रहे लगातार, लेकिन उसकी शुरुआत में 1859 की शुरुआत में वो नेपाल चले गए। उन्होंने ये सोचा था कि हम नेपाल से कुछ समय पश्चात फिर आकर के अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करेंगे, लेकिन नाना साहेब जो है उसके पश्चात वो वापस नहीं आ पाए। तात्या टोपी की बात करें तो ये जो शिवपुरी के जंगल हैं वहां से छुप करके रानी की मृत्यु के पश्चात, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनकी मृत्यु के पश्चात शिवपुरी के आसपास के जो जंगल थे वहीं से छुप करके जो गुरिल्ला युद्ध पद्धति है उसको उन्होंने जारी रखा। लेकिन इनके एक मित्र थे जो कि ग्वालियर के सामंत हुआ करते थे, मानसिंह नाम था, तो मानसिंह ने जो है तात्या टोपे को पकड़वा दिया। उसके बाद तात्या टोपे को फांसी की सजा दे दी गई। तो ये तमाम तरीके की चीजें हुई जो मैंने आपको यहाँ पर बताया। अंततः कुंवर सिंह भी इसी तरीके से जो है तमाम जगहों पर लड़ते हुए, विद्रोहियों का साथ देते हुए अंग्रेजों के खिलाफ वो युद्ध करते रहे, लेकिन अंततः उनकी भी मृत्यु हो गई। हालांकि अंग्रेज उनको पा नहीं पाए, ढूंढ नहीं पाए। तो ये सब बेसिक बातें हैं जो आपकी चैप्टर नंबर 1 में लिखी हैं। ये आपका परिणाम था 1857 का। आई होप कि आपको 1857 के बारे में सब कुछ समझ में आया होगा। अब आप जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपके दिमाग में एकदम यहाँ छप जाएगा, इस जगह। पढ़िएगा जरूर किताब को, बेहतरीन तैयारी करिएगा। कोई चीज ना समझ में आई हो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि आज 16 तारीख है, आज अंतिम तिथि है। आज भी अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो फिर आपको ये कोर्स तकरीबन मान के चलिए कि 27-28 हज़ार का पड़ने वाला है। तो अभी आपको ये 22,999 में मिल रहा है। आप इसका लाभ जरूर उठाएं। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, और इसलिए क्योंकि दिवाली सेल ये आज अंतिम तिथि है। कल एक दिन हो चुका है मेरे को पढ़ाते हुए, ज्यादा कुछ नहीं छूटा है, इसलिए आज जरूर जुड़ें। ठीक है, आज हमारे साथ शाम की 6 बजे वाले क्लास में जुड़ें। ठीक है, और अपने जो मित्र हैं उनको भी बताएं। और आप जो है ये इंग्लिश बैच भी ले सकते हैं, इंग्लिश बैच भी ले सकते हैं, यहाँ पर लिखा है। और आप जो है ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं उसकी तरफ भी बढ़ सकते हैं। हिंदी में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके लिए मौजूद है, हिंदी साहित्य का। विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। बाकी शेष ऑप्शनल भी आपके लिए मौजूद हैं, लेकिन वो जो है क्या है, वो बायलैंग्वेज है। आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आप बुक अलग से परचेज करना चाहते हैं तो सेट ऑफ 18 बुक है, सेट ऑफ 18 बुक्स। आप सेट ऑफ 18 बुक्स को भी अवेल कर सकते हैं। उसमें 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा यदि अगर आप हमारे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। सेट ऑफ 5 बुक्स भी अवेलेबल हैं, सेट ऑफ 5 बुक्स ये भी अवेलेबल हैं, ये एनसीईआरटी की। अगर आप एनसीईआरटी लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल बुक्स भी अवेलेबल हैं, आप इंडिविजुअल बुक्स भी ले सकते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ बेसिकली आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम वैसे लिंक जो है ये है, टेलीग्राम का जो लिंक है वो ये है, लेकिन आप टेलीग्राम में इस नाम से सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। विरद.दुबे के नाम से आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगी ये। विरद.दुबे के नाम से ही आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं और आप हमसे सोशली जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक में। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को आपका ये हमारा सेशन जो है ये बहुत पसंद आया होगा। आपने अच्छी तरीके की चीजें सीखी होंगी। कल इंतजार करिएगा लेक्चर नंबर 2 का। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।